स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो जैसे जैसे तुम और निशाना करीब आते हो तुम्हारी महाशक्ति की विस्फोटक शक्ति उतनी ही अधिक होनी चाहिए, है ना? पार्थ की आवाज दूर से भी आ रही थी और यांग हवलदार के कान के ठीक पास से भी। बाद वाले ने आंखें चौड़ी की और लगातार घूमता रहा, पर पार्थ का पता नहीं लगा पाया। अभी जब तुमने मुझ तक पहुंचने और पकड़ने की कोशिश की तो तुम अपना सबसे शक्तिशाली वार इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? तो क्या हुआ अगर किया? यांग हवलदार ने गुस्से से कहा, इस तरह छिपकर लड़ना ये कौन सी कला है? हम तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? वह जोर से दहाड़ा। धम। पूरा अखाड़ा सिवाय उस जगह के जहां वह खड़ा था लगभग एक साथ फट पड़ा। धम 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 धम। पलक झपकते ही पूरा अखाड़ा आग के दरिया में समा गया। हिंसक हवा का बहाव अखाड़े के ऊपर लगे सुरक्षा कवच से सागर की लहरों की तरह टकराया, पर उसे एक इंच भी हिला नहीं पाया। अखाड़े के चारों ओर मौजूद लोग ये नजारा देखकर बेहद उत्साहित हो गए। विवेक, तुम्हारी तेजी किस काम की? क्या तुम ऐसे कालीन बमबारी से बच सकते हो? बचना? कैसे बच सकते हो जब तक उसके पास पंख न हो और वह आसमान में उड़ न जाए? अगर पंख होते भी तो भी भाई हवलदार उसे उड़ा देते। सही कहा विवेक, यही नतीजा है जब तुम हमारे भाई हवलदार और हमारे संघ की अवज्ञा करते हो। भाई हवलदार, चलो उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। अखाड़े के चारों ओर का माहौल चरम पर पहुंच गया। हालांकि निजी कमरे में विनय जैन और उनके साथी उदास होकर बैठ गए, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। यह अच्छा नहीं है, रोहन ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। करीब से हुए पिछले विस्फोट का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, यह अंधाधुंध बमबारी तो और भी कम असर करेगी। हाँ, और पहली बार उस विवेक पर आधे मिनट तक बमबारी हुई थी और वह बाहर बेदाग निकला। जब तक यांग हवलदार उसे पकड़ नहीं लेता ये काम नहीं करेगा। आखिरकार यांग हवलदार अगर किसी कुलीन स्तर के भयंकर जानवर को भी छू देता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। लेकिन विवेक पहले ही यांग हवलदार के हमले के तरीके को भांप चुका था, वह निश्चित रूप से यांग हवलदार को वह मौका नहीं देगा। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए यांग हवलदार की आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। मानो उनके अनुमानों की पुष्टि करने के लिए अखाड़े में विस्फोट शांत हो गए। भीड़ हक्का बक्का रह गई। क्या भाई हवलदार सफल हो गए? लेकिन जब धुआं छटा तो पार्थ फिर से उनके सामने बिना किसी खरोंच के दिखाई दिया। क्या हो रहा है? एक घबराई हुई आवाज ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हवलदार उसे हरा नहीं सकते? क्या बकवास है? एक आवाज ने तुरंत पलटवार किया। भाई हवलदार ने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है। ठीक कहा, भाई हवलदार उसके साथ चूहे बिल्ली की तरह खेल रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह विवेक हर जगह भाग रहा है, बिल्कुल एक चूहे की तरह? अगर वह सच में इतना ताकतवर होता तो सीधे भाई हवलदार का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सही बात है। यांग हवलदार ने पार्थ को घूरते हुए एक अमृत की गोली मुंह में डाली और निगल गया। जाहिर है पिछली पागलपन भरी बमबारी के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई थी। लेकिन अपने शरीर पर मौजूद विशेष वस्तुओं पर भरोसा करते हुए उसे शक्ति संचय गोली लेते समय हमले का डर नहीं था। मन में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से ठीक होते महसूस करके उसने हल्की राहत की सांस ली और कहा, विवेक, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ तो हुनर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से रोक सकते हो? तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूरी तरह ठीक होने तक समय खींचने की कोशिश कर रहे हो। पार्थ ने एक नज़र में ही उसका इरादा भांप लिया। यांग हवलदार ने ठंडी सांस ली। अब तक उसे भी एहसास हो गया था कि पार्थ को मारने के लिए उसे शारीरिक रूप से छूना ही होगा। साधारण हमले उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि करीब से विस्फोट करने में बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी, इसलिए उसे शक्ति संचय गोली के औषधीय प्रभाव के पूरी तरह काम करने का इंतजार करना पड़ा। बहुत बुरा, तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। पार्थ ने धीरे से आह भरी। मुझे वह मौका नहीं मिलेगा। यांग हवलदार एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंसा, लगभग आंखों से आंसू आ गए। मुझे वह मौका नहीं मिलेगा। विवेक, क्या शुरुआत से ही सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं रहा है? तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कहां से मिली? आओ। उसने अहंकार से अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले? आओ, इससे पहले कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह ठीक हो जाए, आओ। निजी कमरे में ये देखकर अमन और बाकी सब भी हंस पड़े। यांग हवलदार कितना अहंकारी है, अपनी विशेष वस्तु पर भरोसा करके वह इस विवेक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। मैंने सुना है कि उसकी वस्तु पर लगभग 10,000 अंक खर्च हुए हैं, जो कुलीन स्तर के भयंकर जानवर के 10 हमलों को रोक सकती है, और इसमें पलटाव का असर भी है, रवि ने ईर्ष्या से कहा। यहाँ तक कि उसने भी केवल कुछ हजार अंकों की विशेष वस्तुएं खरीदी थीं। यांग हवलदार जीतेगा, ये केवल समय की बात है। लेकिन यह नया आदमी वाकई हमारी कल्पना से ज्यादा मजबूत है, रोहन ने कहा। विनय जैन को इस भावना से सहमत होना पड़ा। उसी समय उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह नया आदमी सच में सिर्फ एक गति प्रकार का जागृत है? क्या वह रक्षा प्रकार का जागृत भी हो सकता है? एक दोहरी महाशक्ति वाला जागृत? यह असंभव नहीं था। छोड़ो, उसने सिर हिलाया। चाहे वह दोहरी महाशक्ति हो या कुछ और, आज उसे यही मरना ही है। आखिरकार उसने शुरू से ही उसका विरोध करने का फैसला किया था। ठीक है, पार्थ तुरंत सहमत हो गया। यांग हवलदार अचंभित रह गया। समझना मुश्किल है। पार्थ ने कंधे उचकाए। उस लड़ाई के बाद अब मैं सी स्तर के जागृत के स्तर को मोटे तौर पर समझ गया हूँ, इसलिए तुम्हें और जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। हा 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 हा, विवेक, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ।
तुम मुझे कैसे मारोगे? यांग हवलदार हंसा। भले ही विरोधी के पास तीसरे दर्जे का मिश्र धातु का हथियार हो, उसे चिंता नहीं थी। कुछ ही सेकंड में उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो जाएगी। अगर उसका विरोधी करीब आया तो वह उसे मौका दे देगा। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने माना कि विरोधी के पास मौजूद विशेष वस्तु प्रभावशाली थी, लेकिन उसे तोड़ना असंभव नहीं था। उदाहरण के लिए, वह अपने अंतरिक्ष सामान से अपना धनुष और तीर निकाल सकता था और विरोधी के सुरक्षा कवच को गिरा सकता था, भले ही उसमें कुछ तीर खर्च होते। लेकिन आखिरकार लोहे के तीरों की कीमत ज्यादा नहीं होती। समस्या ये थी कि धनुष का उपयोग करने से उसकी पहचान उजागर होने का खतरा था, क्योंकि बहुत कम लोग धनुष और तीर का इस्तेमाल करते थे। अगर उसने यहाँ इसका इस्तेमाल किया तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हर कोई जान जाएगा, और जब मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को पता चलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धनुष का उपयोग करना एक विकल्प नहीं था। क्या धनुष का उपयोग किए बिना अपने विरोधी को मारने का कोई और तरीका था? हाँ, आत्मा विनाशक उंगली, एक उंगली तकनीक जो सुरक्षा कवच को भेद कर सीधे विरोधी की आत्मा को नष्ट कर देती है। सबकी निगाहों के सामने पार्थ ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को बढ़ाया। क्या मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है? ये देखकर यांग हवलदार हंस पड़ा। उसने सोचा कि पार्थ किसी तरह का तुरुप का पत्ता निकालने वाला है। यह आदमी क्या कर रहा है? उंगली दिखा रहा है। क्या ये बचकाना नहीं है? क्या वह थोड़ा समझदार नहीं हो सकता? ये हास्यास्पद है। मुझे उम्मीद है कि भाई हवलदार की आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही ठीक हो जाएगी और वह उसे मार देगा। निजी कमरे में मौजूद लोग भी उलझन में थे। क्या उसके पास कोई और महाशक्ति है? रवि ने पूछा। नहीं, वह गति प्रकार का जागृत है ना? हाँ, तो वह क्या कर रहा है? क्या ये कोई आध्यात्मिक हमला हो सकता है? विनय जैन ने भौहें सिकोड़कर कहा। एक आध्यात्मिक हमला? वे तीनों समझ गए। संघ के पास कई साधना तकनीकें थीं जो इनके साथ प्रशिक्षण के लिए जानी जाती थीं। कई जागृत भी इनमें प्रशिक्षण लेते थे। कुछ मार्शल आर्ट्स, हथियार मार्शल आर्ट्स के अलावा आध्यात्मिक हमले की गुप्त तकनीकें भी थीं। लेकिन सबसे पहले इन आध्यात्मिक हमले की गुप्त तकनीकों की खेती करना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए बहुत प्रतिभा की आवश्यकता थी। दूसरा, उनकी महाशक्तियां उनकी सबसे मजबूत हमला तकनीकें थीं। इन गुप्त तकनीकों के प्रशिक्षण में समय बिताने के बजाय अपनी महाशक्तियों पर अपना नियंत्रण सुधारना बेहतर था। तो क्या इस नए आदमी ने आध्यात्मिक गुप्त तकनीकों में भी प्रशिक्षण लिया था? लेकिन अगर उसने किया भी था तो क्या? वे जानते थे कि जागृत की शक्ति जितनी अधिक होगी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। उस स्थिति में आध्यात्मिक गुप्त तकनीकों की शक्ति बहुत कम हो जाती थी। स्क्रीन पर पार्थ की उंगली पहले ही यांग हवलदार पर टिकी हुई थी, जिसके चेहरे पर अभी भी मनोरंजन का भाव था, जैसे कह रहा हो, फिर क्या? तुम मेरा क्या कर सकते हो? लेकिन अगले ही पल अचानक उसने पार्थ की दाहिनी तर्जनी उंगली के चारों ओर काली ऊर्जा देखी। काली ऊर्जा ने उसे एक अत्यंत खतरनाक एहसास दिया। वह हिलना चाहता था, लेकिन वह ये देखकर चौंक गया कि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यह क्या है? उसका दिल अत्यधिक घबराहट से भर गया था। मरो! पार्थ के होंठ हल्के से हिले। काली ऊर्जा उसकी उंगली से निकली, तेजी से यांग हवलदार के माथे को भेदती हुई निकल गई। उसका शरीर डगमगाया, फिर सीधा जमीन पर गिर गया। आंखों से जीवन की चमक गायब हो गई। इस दृश्य के साक्षी बने सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। वे जमे हुए खड़े थे, मुंह खुले थे, बोल नहीं पा रहे थे। वे अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। एकदम ठीक ठाक यांग हवलदार सिर्फ नए आदमी की उंगली के इशारे से सीधा कैसे गिर गया, बिना किसी आवाज के? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हवलदार को कुछ हुआ हो? ये कैसे हो सकता है? आखिरकार भाई हवलदार एक सी स्तर का जागृत है, उसके पास इतने सारे विशेष सामान हैं। उसे इतनी आसानी से कुछ कैसे हो सकता है? निजी कमरे में अमन और बाकी दो को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या हो रहा है? यांग हवलदार कैसे गिर गया? रवि ने बेचैनी से कहा। उसकी महिला सहज ज्ञान उसे बता रही थी कि यांग हवलदार क्या कुछ हुआ हो सकता है। रोहन ने भ्रमित भाव से कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नए आदमी को कोई हरकत करते हुए भी नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा उसने बस एक उंगली दिखाई। अमन ने भौहें सिकोड़कर कहा। वह सिर्फ उंगली दिखाना नहीं था। विनय जैन ने मुश्किल से निगला। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। स्क्रीन पर पार्थ को डर से भरे चेहरे से देखते हुए उसने कहा, वह आत्मा विनाशक उंगली थी। आत्मा विनाशक उंगली, आत्मा विनाशक उंगली, एक आध्यात्मिक हमले की गुप्त तकनीक। जब उन्होंने ये सुना तो रवि और बाकी दो ने अविश्वसनीय चेहरे से विनय जैन को घूर कर देखा। ठीक है, विनय जैन ने गहरी सांस ली, अपने अंदर के डर को दबाया और स्क्रीन पर पार्थ को ध्यान से घूरता रहा। यह उंगली तकनीक विरोधी के सुरक्षा सामान की अनदेखी कर सकती है और सीधे उनकी दिव्य आत्मा पर हमला कर सकती है। इसकी शक्ति उपयोगकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, हमला उतना ही मजबूत होगा। आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, हमला उतना ही मजबूत होगा। अमन ने बुदबुदाया और फिर अचानक कुछ सोचा, लेकिन यांग हवलदार की आध्यात्मिक शक्ति का क्या? वह भी कमजोर नहीं है। हाँ अध्यक्ष, यांग हवलदार हमारी तरह एक सी स्तर का जागृत है। उसकी चंद्र अवलोकन तकनीक लगभग महान सफलता के चरण तक पहुंच चुकी है। कुछ आध्यात्मिक हमले की गुप्त तकनीकों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक हमले के प्रकार की महाशक्तियों वाले सी स्तर के जागृत भी यांग हवलदार को तुरंत नहीं मार सकते थे, है ना? रवि ने आंखें चौड़ी करके कहा। विनय जैन ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में उसे पहले ही जवाब मिल चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। क्या होगा अगर उस नए आदमी की आध्यात्मिक शक्ति यांग हवलदार से बहुत ज्यादा हो? रोहन ने धीरे से कहा। अमन और रवि दोनों ने अविश्वसनीय चेहरे से उसकी ओर देखा। नए आदमी की आध्यात्मिक शक्ति यांग हवलदार से ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने चंद्र अवलोकन तकनीक को पूर्णता के चरण तक पहुंचा दिया हो, या उसने सूर्य अवलोकन तकनीक की खेती शुरू भी कर दी हो?
नहीं, यह असंभव है। वह तो अभी अभी संघ में शामिल हुआ है ना? अध्यक्ष, अमन ने मुश्किल से निगला और स्क्रीन पर एक नजर डाली जहां यांग हवलदार अखाड़े में बेजान पड़ा था। क्या यांग हवलदार सिर्फ अस्थायी रूप से बेहोश हो सकता है? हाँ अध्यक्ष, भले ही उस नए आदमी के पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति हो, उसके लिए यांग हवलदार को तुरंत मारना असंभव है ना? चलो आशा करते हैं। विनय जैन की आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। बाहर अभी भी मौत जैसी चुप्पी छाई हुई थी। पूरा दृश्य ऐसा था जैसे समय थम गया हो। अखाड़े पर पार्थ पहले ही कपड़े पहन चुका था। उसने चारों ओर स्कैन किया और गहरी आवाज में कहा, जीवन और मृत्यु का अखाड़ा, जीत और हार तय हो चुकी है। जैसे ही शब्द गिरे, चारों ओर के जागृत सपने से जागे हुए लगे और एक हंगामा शुरू हो गया। जीत और हार तय हो चुकी है। वाक्यांश एक नियमित अखाड़ा मैच में कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार एक विजेता और एक हारने वाला होना आम बात है और यहाँ तक कि ड्रॉ भी दुर्लभ होता है। समय के साथ एक पक्ष अनिवार्य रूप से जीत जाता है। हालांकि जब ये शब्द जीवन और मृत्यु के अखाड़े में दिखाई दिए तो इसका एक अलग अर्थ था। इसका मतलब था कि अखाड़े पर मौजूद दो लोगों में से एक मर चुका था। मौजूदा दृश्य ने यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया था कि कौन मरा था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? भाई हवलदार संघ में एक अनुभवी सी स्तर का जागृत था जिसके पास जबरदस्त ताकत थी। वह एक नए आदमी के हाथों कैसे मर सकता था? और एक उंगली के इशारे से रहस्यमय तरीके से मर गया। पार्थ ने भौहें सिकोड़ी। उसके पास यहाँ समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। उसने धूप का चश्मा पहने आदमी की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ऊपर आओ और पुष्टि करो। धूप का चश्मा पहने आदमी होश में आया और अखाड़े पर दौड़ गया। उसने यांग हवलदार को बेतहाशा हिलाया और जोर से पुकारा, भाई हवलदार, जागो जागो। हर किसी ने सांस रोक ली। अखाड़े पर यांग हवलदार को घूरते रहे, पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं की। एक तरफ वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक नया आदमी एक सी स्तर के जागृत को मार सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने यांग हवलदार पर सैकड़ों, यहां तक कि हजारों अंक लगाए थे। आखिरकार किसी भी तर्कसंगत नजरिए से यांग हवलदार हार नहीं सकता था, है ना? कुछ लोगों ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने नए आदमी पर छोटे दांव लगाए थे, बेहतरीन की उम्मीद करते हुए। अगर नया आदमी जीत गया तो उनके अंक कई गुना बढ़ सकते थे। भाई हवलदार। धूप का चश्मा पहने आदमी ने यांग हवलदार को बेतहाशा हिलाना जारी रखा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक अशुभ सनसनी ने उसके दिल को भर दिया। उसे पार्थ का पहले कहा गया याद आया और उसने धीरे से अपनी उंगली यांग हवलदार की नाक के नीचे रखी। वह तब चौंक गया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। जमीन पर पीछे गिर गया। उसका चेहरा पीला और डरावना था। सभी ने यह दृश्य देखा और अनजाने में एक ही बात सोची, यांग हवलदार सच में मर गया। पुष्टि हो गई। पार्थ मुस्कुराया, चून की पुष्टि हो गई है तो घोषणा करो। धूप का चश्मा पहने आदमी हकलाया। उसका चेहरा सफेद था, स्पष्ट रूप से आतंकित था। तभी कदमों की आवाज सुनाई दी। अध्यक्ष यहाँ हैं। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे भी। सभी ने विनय जैन और बाकी तीन को अपनी ओर आते देखा। उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव थे। अमन, जाओ और जांच करो, विनय जैन ने कहा। हाँ अध्यक्ष। अमन ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अखाड़े की ओर बढ़ा। उसका ध्यान पार्थ पर टिका हुआ था। हालांकि वह जानता था कि विरोधी इस समय उस पर हमला नहीं कर सकता था। पार्थ के प्रदर्शन ने उसे बेहद चौकस कर दिया था। क्या सच में यांग हवलदार मर गया? एक नए आदमी के हाथों मर गया। लानत है, युवराज हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में गड़बड़ कर देता है। आदमी मरा है या नहीं? हमें एक स्पष्ट जवाब दो। किसी भी मामले में, चाहे वह मरा हो या नहीं, इस जीवन और मृत्यु के अखाड़े का विजेता पहले ही तय हो चुका है। किसी ने बुदबुदाया और आसपास का शोर अचानक काफी कम हो गया। वास्तव में साफ आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि नए आदमी ने एक पूर्ण लाभ हासिल कर लिया था। उसका खड़ा रहना जबकि यांग हवलदार का लेटना सबसे बड़ा प्रमाण था। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी आखिरी क्षण तक इस परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अमन अखाड़े पर पहुंचा, यांग हवलदार के बगल में बैठ गया, उसकी पुतलियों की जांच की और उसकी सांस महसूस की। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, अध्यक्ष, यांग हवलदार मर चुका है। दृश्य शांत हो गया और सांस लेने की आवाज भी गायब हो गई। भले ही विनय जैन और बाकी ने मानसिक रूप से खुद को पहले से तैयार कर लिया था, इन शब्दों को सुनकर उनके शरीर फिर भी कांप उठे। अमन ने फिर अत्यधिक सावधानी के साथ पार्थ को देखा। वह निश्चित नहीं था कि पार्थ के पास वह चाल चलने के बाद भी कोई शक्ति बची थी या नहीं। अगर बची थी तो उसे मारना यांग हवलदार को मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो घोषणा करो। विनय जैन ने पार्थ की ओर देखा जिसमें डर और पछतावा दोनों था। इस विवेक ने शायद बहुत पहले ही अपनी महाशक्ति को जगा लिया था और परीक्षा देने से पहले ही उस पर काफी महारत हासिल कर ली थी। अतीत में ऐसे उदाहरण होना असामान्य नहीं था। सामान्य कारक ये था कि ये सभी व्यक्ति प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाएं थे। हालांकि उसने इसे खो दिया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के साथ एक अप्रिय घटना में शामिल हो गया। काश मुझे पता होता। उसने अपने दिल में गहरी सांस ली। चून की स्थिति पहले ही हो चुकी थी, अब कुछ भी कहने में देर हो चुकी थी। वह केवल ये देख सकता था कि उनके बीच की गलतफहमियों को कम करने का कोई तरीका है या नहीं। पत्थरगढ़ संघ पहले ही एक सी स्तर का जागृत हो चुका था। विवेक को खोना बहुत ज्यादा होगा। हाँ अध्यक्ष। अमन ने गहरी सांस ली, भीड़ की ओर मुड़ा और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि इस जीवन और मृत्यु के अखाड़े का विजेता विवेक है। इन शब्दों के साथ कई लोगों के चेहरे राख जैसे हो गए। कुछ तो मौके पर ही बेहोश हो गए। कुछ ने अपने उत्साह को दबाने की पूरी कोशिश की। कौन सोच सकता था कि यह अखाड़ा मैच ऐसे उलटफेर के साथ समाप्त होगा। अगर उन्हें पता होता तो वे और अंक लगाते। रोहन और रवि ने एक दूसरे को देखा, काफी उदास महसूस कर रहे थे। भले ही उनका रिश्ता औसत था, वे कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे और अब दूसरा पक्ष अचानक चला गया। उसका शव नीचे उतारो, विनय जैन ने कहा।
हाँ, जैसे ही अमन शव को पकड़ने वाला था उसके पीछे से एक आवाज आई, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें शव लेने के लिए कहा हो। पार्थ ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि यांग हवलदार के शरीर पर मौजूद विशेष वस्तु काफी मूल्यवान थी। एक सिहरन अमन के अंदर दौड़ गई, लेकिन एक सी स्तर के जागृत के रूप में वह इतने सारे लोगों के सामने पीछे नहीं हट सकता था। इससे उसकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? विवेक, इसे ज्यादा मत खींचो। तुमने जीवन और मृत्यु का अखाड़ा जीता है, लेकिन यांग हवलदार संघ का सदस्य था। अगर वह मर चुका है तो संघ को उसे दफनाना चाहिए। तुम उसे दफना सकते हो, लेकिन अंतरिक्ष सामान और उसके गले के चारों ओर की विशेष वस्तु छोड़ दो। विवेक, अमन गुस्से से भड़क गया, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। दूसरों के चेहरे पर भी गुस्सा दिखाई दिया। उसने आदमी को मार डाला और वह अभी भी उसकी चीजें नहीं छोड़ेगा। अध्यक्ष मौजूद थे, क्या वह अध्यक्ष के अधिकार से भी नहीं डरता? क्या? असंतुष्ट, पार्थ हंसा, अगर तुम नाखुश हो तो तुम अभी मेरे साथ जीवन और मृत्यु के अखाड़े में द्वंद्व कर सकते हो। अमन डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। वह बता सकता था कि यह आदमी मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में ऐसा करने का इरादा रखता था। उससे लड़ो, लड़ो, जीवन और मृत्यु का अखाड़ा, कौन किससे डरता है? हाँ भाई अमन, उससे लड़ो और भाई हवलदार का बदला लो। बदला लो। भीड़ में हंगामा मच गया। लांती बेवकूफों का झुंड। अमन ने मन ही मन सबकी पूर्वजों को कोसा। परेशानी देखने वाले तमाशबीनों का एक समूह। क्या वे सच में सोचते थे कि वह बेवकूफ था? पिछली घटना उनके सामने थी। क्या होगा अगर वह जीत न सका और अखाड़े में मर भी गया? सभी चुप हो जाओ। तभी एक आवाज ने अखाड़े में सारी चिल्लाहट को दबा दिया। विनय जैन की ठंडी नजर दर्शकों पर पड़ी। जगह तुरंत शांत हो गई। भाई विवेक, विनय जैन ने पार्थ की ओर रुख किया और मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तुमने यांग हवलदार को हराया, इसलिए उस पर मौजूद सामान स्वाभाविक रूप से तुम्हारे युद्ध की लूट हैं। उन्हें लेना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि यांग हवलदार का अंतरिक्ष सामान क्या है, हम यह नहीं जानते कि उसे कैसे खोलना है। मुझे उम्मीद है कि भाई विवेक समझेंगे। भाई विनय, पार्थ ने हल्की मुस्कान पहनी। वह बहुत पहले से जानता था कि विनय जैन वहां था, लेकिन अब तक खुद को नहीं दिखाया था। स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहा था कि पार्थ मारा जाएगा। विरोधी के शत्रुतापूर्ण लहजे पर विनय जैन का दिल बैठ गया। हालांकि जो किया जाना चाहिए वह किया जाना चाहिए। भाई विवेक, विनय जैन ने एक खुशामदी भाव दिखाया, यहाँ कुछ गलतफहमी है। क्या भाई विवेक हमें बैठकर बात करने का मौका दे सकते हैं? पत्थरगढ़ संघ के जागृत अपने अध्यक्ष को ऐसे शब्द बोलते सुनकर हक्के बक्के रह गए। क्या आप मजाक कर रहे हैं अध्यक्ष? उसने लगातार 3 मैच जीतने के लिए छल का इस्तेमाल किया, 10,000 से अधिक अंक कमाए, और फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने अभी भी भाई हवलदार को मैच फेंकने के लिए मनाने के बारे में सोचा। सभी के अंक बटोर लिए। भाई हवलदार ने न्याय के लिए, संघ में सभी के लिए जीवन और मृत्यु के अखाड़े में लड़ाई लड़ी। अंत में वह हार गया और अखाड़े में मारा गया। आप न केवल उसका बदला नहीं लेते, बल्कि आप ये भी कहते हैं कि एक गलतफहमी थी और इस विवेक के साथ बैठकर पीना चाहते हैं। ऐसा करके क्या आप दिवंगत भाई हवलदार के प्रति न्याय कर रहे हैं? हालांकि अन्य जगहों के जागृत ने इस दृश्य को देखा और इसे अच्छी तरह से समझा, क्योंकि यही वास्तविकता है। ताकतवर का सम्मान किया जाता है। यह नया आदमी यांग हवलदार से ज्यादा मजबूत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पत्थरगढ़ संघ के उच्च अधिकारियों का ध्यान मिलेगा। अगर वे विनय जैन होते तो वे भी यही करते। पार्थ ने जवाब देने में जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला, पुष्टि की कि अंक जमा हो गए हैं, फिर फोन वापस रखा और आगे बढ़ा। तब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अमन ने घबराकर पूछा। क्या तुमने अपने अध्यक्ष की बात नहीं सुनी? उस पर सब कुछ मेरी युद्ध की लूट है। वह आगे बढ़ा और यांग हवलदार की गर्दन से दोनों पेंडेंट उतार दिए। उनमें से एक में निश्चित रूप से रक्षात्मक कार्य था। दूसरा सबसे अधिक संभावना तत्काल दूरगमन के लिए था, या कम संभावना है कुछ और। उसने पेंडेंट दूर रखे और अमन को देखा। उसका अंतरिक्ष सामान कौन सा है? अमन अनिच्छुक लग रहा था। बस उसे बता दो। विनय जैन की आवाज आई। उसके दिल में थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। ऐसा लगा कि यह विवेक आसानी से भौतिक धन से बहक जाता है। अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छा होगा। अमन ने अपने भाव से कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन अंततः कहा, उस पर एक कार की चाबी है। वह उसका अंतरिक्ष सामान है, लेकिन केवल वही जानता है कि उसे कैसे खोलना है। पार्थ ने यांग हवलदार के आसपास टटोला और जल्दी से एक इलेक्ट्रॉनिक कार की चाबी ढूंढ ली। उसने यांग हवलदार का हाथ पकड़ा और उसे चाबी पर दबाया। निश्चित रूप से एक स्क्रीन दिखाई दी जिसे अनलॉक करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता थी। उसने भौहें सिकोड़ी। कुछ देर सोचने के बाद भी उसने कार की चाबी और यांग हवलदार की उंगली का एक टुकड़ा ले लिया। भले ही वह ये पता न लगा पाता कि इसे कैसे खोलना है, वह इसे इन लोगों के लिए नहीं छोड़ेगा। अखाड़े के चारों ओर के स्तर और डी स्तर के जागृत इस दृश्य को देखकर डर और ईर्ष्या दोनों से भर गए थे। भाई विवेक, मुझे आश्चर्य है कि क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। क्या तुम बैठकर हमारे साथ बात कर सकते हो? विनय जैन की आवाज सही समय पर आई। बैठकर बात करें। पार्थ ने एक भौं उठाई। हाँ, बैठकर बात करें। विनय जैन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कड़ी कोशिश की। तुम कोई भी शर्त प्रस्तावित कर सकते हो, भले ही संघ के लिए अभी उसे संभालना मुश्किल हो। हम तुम्हारे लिए उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए उसने एक नज़र से अपने बगल के 2 लोगों को संकेत दिया। हाँ हाँ भाई विवेक, रवि हकलाया, हम सब एक ही संघ का हिस्सा हैं, कौन सी गलतफहमी हल नहीं हो सकती। सही कहा। रोहन ने भी कहा, तुम और यांग हवलदार ने जीवन और मृत्यु का समझौता किया था, जिसका मतलब है कि भले ही तुमने उसे मार दिया हो, कोई भी तुमसे बदला नहीं लेगा। इसलिए तुम निश्चिंत रह सकते हो कि हम भविष्य में इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखेंगे। बातें इस हद तक कहे जाने पर मौजूद सबसे बेवकूफ व्यक्ति भी जानता था कि आज के मामले को इसी तरह से अनसुलझा छोड़ना होगा।
लानत है यांग हवलदार, कई लोगों ने मन ही मन कोसा। अगर उन्हें पता होता कि यह आदमी एक बेकार है तो वे उस पर इतने सारे अंक नहीं लगाते। क्या ऐसा है? पार्थ मुस्कुराया। माफ करना, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई चौंक गया, अमन जैसे 3 स्तर के जागृत भी, जिन्होंने पूर्ण आश्चर्य का भाव दिखाया। विनय जैन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। भाई विवेक, यह मामला मेरी जिम्मेदारी है। ये सामान्य है कि तुम अभी भी गुस्से में हो। ऐसा करते हैं, तुम वापस जाओ और इस पर सोचो। जब भी तुम मेरे पास आने का फैसला करोगे, मैं खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करूंगा। कैसा रहेगा? लगता है तुम अभी भी नहीं समझे कि मेरा क्या मतलब है। पार्थ ने सिर हिलाया। मैं अब तुम लोगों में से एक नहीं हूं, मैं पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहूंगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, हर कोई सदमे में शांत हो गया। यहां तक कि विनय जैन भी अपना भाव बनाए नहीं रख पाया। उसने पहले ही इतना स्पष्ट रास्ता दे दिया था और यह विवेक फिर भी इसकी सराहना नहीं कर रहा था। हैरान हो, पार्थ ने ताना मारा। जिस कारण से यांग हवलदार ने मेरी बदनामी की, वह दूसरे नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम सब नहीं जानते। क्या बदनामी? यांग हवलदार ने उसकी बदनामी की? ये सब क्या है? ये सुनकर आसपास के जागृत भ्रमित थे। पार्थ ने इन लोगों पर एक नजर डाली। सबसे ज्यादा दयनीय तुम लोग हो। ये सी स्तर के जागृत संघ के साथ मिलकर इतने सारे मैचों को फेंक रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम सब बेचे जा रहे हो और फिर भी यहाँ दूसरों के लिए पैसे गिन रहे हो। ये सुनकर विनय जैन और बाकी सब डर गए। कई जागृत भी अलग अलग भाव दिखा रहे थे। कुछ को लगा कि पार्थ की बातें बेतुकी थीं, कुछ हैरान थे और गहरे विचार में डूब गए, कुछ को अचानक रोशनी दिखी और उन्होंने विनय जैन और बाकी को अलग तरह से देखा। भाई विवेक, तुम खाने के साथ गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन शब्दों के साथ नहीं। क्या मिली भगत और फेंके गए मैच, ये सब बकवास है। विनय जैन आखिरकार गुस्से में आ गया। उसने शुरू में पार्थ को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद वाले ने इतने सारे लोगों के सामने संघ के रहस्यों को उजागर कर दिया था, सुलह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। सही कहा विवेक, ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते थे और यांग हवलदार असहमत था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। अब तुम में अभी भी हमें दोष देने की हिम्मत है। रवि और बाकी सब भी गुस्से में थे। जैसा कि कहावत है, किसी की आय काटना उनके माता पिता को मारने जैसा है। अगर आज की घटना से उनके अखाड़ा मैचों पर असर पड़ा तो वे सच में पार्थ को 1000 टुकड़ों में कटा हुआ देखना चाहेंगे। बस इसे मेरी बकवास समझो। पार्थ हंसा। उसने ये केवल विनय जैन और बाकी को नाराज करने के लिए किया था। जहां तक आसपास के जागृत की बात है, उसे परवाह नहीं थी। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर पार्थ धीरे धीरे अखाड़े से नीचे उतर गया। तेज हलचल के साथ उसके सामने की भीड़ चौंके हुए पक्षियों की तरह बिखर गई। केवल विनय जैन और बाकी 3 अपनी जगह पर खड़े रहे, पार्थ के साथ आंखें मिलाते हुए। पार्थ ने हल्के से अपने होठों को घुमाया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ा। वह विनय जैन और बाकी के उस पर अचानक हमला करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक रक्षात्मक पेंडेंट था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर इन लोगों ने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह उन सबको यहीं मार डालने की हिम्मत रखेगा। बीप, लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, उनकी दृष्टि को काट दिया। अध्यक्ष, रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, क्या हम उसे बस ऐसे ही जाने देंगे? विनय जैन की आंखों में घोर अनिच्छा भरी थी। इस विवेक ने सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया था और संघ के रहस्यों को उजागर कर दिया था। वह उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। हालांकि उसकी आत्मा विनाशक उंगली बहुत भयानक थी। अध्यक्ष को भी एक बार में यांग हवलदार को तुरंत मारना मुश्किल लगेगा। कोई नहीं जानता था कि यह आदमी झांसा दे रहा था या नहीं। अगर नहीं, तो उस चाल का सामना कौन कर सकता था? तो उसे जाते हुए देखने के अलावा वे और क्या कर सकते थे? शायद जब वह लौटे तो अध्यक्ष को बताना एक अच्छा विकल्प होगा। लेकिन अध्यक्ष के शक्ति स्तर के साथ भी इस आदमी को मारना आसान नहीं होगा। पार्थ संघ से निकल गया और सीधे शहर से बाहर निकल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसका पीछा नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझसे डर गए हों? उसने मन ही मन सोचा। हालांकि अगर कोई पीछा कर भी रहा होता तो वे उसकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। लगभग आधे घंटे के बाद वह अंबिका नगर के सामने पहुंचा। पहाड़ से सटे बने इस शहर को देखकर उसे एक अकथनीय अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे थोड़ा मजा आया। आखिरकार अंबिका नगर के जागृत इस समय उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन पिछली लड़ाई के बाद उसे अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति की एक सामान्य समझ हो गई थी। एक के बाद एक लड़ाई में उसे विश्वास था कि वह अंबिका नगर के नगर प्रमुख को भी मार सकता है। बेशक चूंकि यह अखाड़ा युद्ध नहीं था, इसे संभालना बहुत ज्यादा परेशानी वाला होगा। ठीक उसी तरह जैसे गुवान देवराज के खिलाफ लड़ाई। अगर मेरे पास धारणा को बढ़ाने वाली कोई मार्शल आर्ट्स गुप्त पुस्तिका होती तो बहुत अच्छा होता, उसने सोचा। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक थी, सामान्य आध्यात्मिक हमलों से नहीं डरती थी और आत्मा विनाशक उंगली के कारण वह हमले शुरू कर सकता था, विरोधियों को तुरंत मार सकता था। ये सब सीधे युद्ध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अतिरिक्त वे सहायक कार्य कर सकते थे। उदाहरण के लिए उसे अथक रूप से रसायन विज्ञान करने देना, या एकाग्रता खोए बिना और विचलन का कारण बने बिना नसों को भेदने के लिए सच्ची ची का उपयोग करना। अगर इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग धारणा के लिए किया जा सकता था, जैसे कि खेती उपन्यासों में नवजात आत्मा कृषक जो अपनी दिव्य भावना से मीलों दूर स्कैन कर सकते थे, तो कुछ भी उसकी सूचना से बच नहीं सकता था। मीलों दूर नहीं, लेकिन 10 मील की एक सीमा आदर्श रूप से 20 मील पर्याप्त होगी। इस तरह अगर उसे भागने में माहिर किसी विरोधी का सामना भी करना पड़े तो वह तुरंत उनका पता लगा सकता था, जिससे लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। ये सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और जागृत संघ में प्रवेश किया। उसकी आंखें अंकों पर केंद्रित थीं। राशि 58,260 अंक थी।
शुरुआत के 100 अंकों से अब 50,000 से अधिक तक, ये 580 गुना से अधिक बढ़ गया था। पार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनुमान लगाया कि उनसी स्तर के जागृत के पास भी शायद उन पर लगभग 100,000 अंक ही होंगे। मुख्य बात यह थी कि स्टोर में बड़ी संख्या में आइटम अनलॉक हो गए थे, जिनमें भोजन, हथियार, साधना तकनीकें, विशेष आइटम और इसी तरह शामिल थे। हो सकता है कि अनलॉक की गई साधना तकनीकों में उसे धारणा संबंधी गुप्त पुस्तिका मिले जो वह चाहता था। बेहतर होगा कि पहले अड्डे पर लौट जाऊं और आराम करने वाले कमरे में धीरे धीरे समीक्षा करूं। वैसे ची रक्त गोलियां बनाने के लिए जड़ी बूटियां पहले ही पहुंचा दी गई हैं। एक बार जब ची रक्त गोलियां का ये बैच बन जाएगा तो सच्ची ची गोलियां बनाना शुरू करने का समय आ जाएगा। प्रत्याशा से भरा पार्थ शहर के फाटक की ओर चल पड़ा। जब पार्थ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि सुजय, तुलिका और गिरिराज सहित कई अन्य सोफे पर बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। पार्थ को देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी घबराहट दिखाई दी। गिरिराज ने तुरंत पूछा, पार्थ भाई, क्या आप बाहर गए थे? पार्थ हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, बेस में हर समय रहना थोड़ा घुटन भरा है, इसलिए मैंने अंबिका नगर में टहलकर थोड़ा आराम किया। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और सबने राहत की सांस ली। तुलिका ने अपनी छाती सहलाते हुए कहा, पार्थ भाई, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, मैंने सोचा कि तुम शहर से बाहर चले गए। पार्थ रुक गया, क्या हुआ? सुजय ने अपना सिर खुजाया, असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी भी नहीं है। मैंने सुना कि आज सुबह शहर में एक सी स्तर का जागरूक सी लेवल अवेकेंड कई नाड़ी शोधन योद्धाओं, मरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट्स को लेकर शहर से बाहर गया, उनमें प्रवीण भी था, जिससे तुम्हारा थोड़ा बैर है। एक सी स्तर का जागरूक? प्रवीण भी उनके साथ है? वे शहर से बाहर क्या कर रहे हैं? पार्थ ने आश्चर्य का भाव दिखाया। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। पता नहीं, हमने सुना कि वे जल्दी में थे, जैसे कुछ बहुत जरूरी हो गया हो। पहले तो हमें लगा कि वे तुम्हें खोजने गए होंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि तुम तो बेस में ही हो। किसे पता था कि तुम सच में बाहर गए थे? सौभाग्य से तुम शहर से बाहर नहीं गए, वरना अगर वे तुमसे टकरा जाते तो परेशानी हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, उन सब ने सहमति दी। क्या ऐसा है? पार्थ ने एक पल सोचा, फिर पलक झपकाई, तो लगता है मेरा भाग्य बुरा नहीं है ना? सुजय और अन्य हंसने लगे। पार्थ भाई, आपकी प्रतिभा के साथ उस प्रवीण की शक्ति तक पहुंचने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, एक बार जब आप नाड़ी शोधन के प्रारंभिक चरण तक पहुंच जाते हैं तो आप उसे आसानी से हरा देंगे। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह दिन आएगा। पार्थ मुस्कुराया और शांत रहा। दूसरों को अलविदा कहकर वह विश्राम कक्ष में लौट आया। उसने कार्यक्रम खोला और हैरान था कि वह, जो मूल रूप से इस स्तर का जागरूक था, अब सी स्तर का जागरूक बन गया था। क्या उन्होंने मुझे सीधे पदोन्नत कर दिया? पार्थ मुस्कुराया। उसने मॉल पृष्ठ पर क्लिक किया और सबसे पहले भोजन अनुभाग खोला। दसियों हजार अंक वाली वस्तुओं के बाद पार्थ ने उन दिव्य सामग्री और पृथ्वी रत्नों को देखा जो शारीरिक विशेषताओं को बढ़ाते थे। ड्रैगन लार फल, कीमत 10,000 अंक, उपभोग से शारीरिक विशेषता बहुत बढ़ सकती है। आकाशीय पवन फल, कीमत 10,000 अंक, उपभोग से चपलता विशेषता बहुत बढ़ सकती है। विशाल शक्ति फल, कीमत 10,000 अंक, उपभोग से ताकत विशेषता बहुत बढ़ सकती है। इसके बाद और भी चौंकाने वाले फल थे। मेघ जेड फल, कीमत 20,000 अंक, उपभोग से साधक की मौलिक शुद्ध ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। उसने धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल किया। स्वर्गीय देव फल, कीमत 50,000 अंक, उपभोग से आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। पार्थ ने तय किया कि वह अभी दिव्य सामग्री नहीं खरीदेगा और साधना तकनीक अनुभाग में गया। अनगिनत मार्शल आर्ट्स रहस्य नियमावलियों की सूची सामने आ गई। वज्र मुट्ठी, कीमत 200 अंक। एक यांग उंगली, कीमत 500 अंक। 10,000 मील दिव्य चाल, कीमत 500 अंक। वह पढ़ता रहा। शुद्ध ऊर्जा गोली शोधन कौशल जावेद, कीमत 1000 अंक। 6 नाड़ी दिव्य तलवार अधूरी, कीमत 1000 अंक। ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल अधूरी, कीमत 1000 अंक। उज्ज्वल जेड कौशल अधूरी, कीमत 1000 अंक। और नीचे आत्मा रहस्य नियमावलियां थीं। आकाशीय प्रतिक्रिया तकनीक, कीमत 3000 अंक, आध्यात्मिक शक्ति को जारी करके परिवेश को महसूस करने की अनुमति देती है। देव नियंत्रण तकनीक अधूरी, कीमत 3000 अंक, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है और दूसरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल अधूरी, कीमत 5000 अंक, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है और भाग्य या दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर सकती है। सभी विधियों का ज्ञान शास्त्र अधूरी, कीमत 50,000 अंक, इसमें आत्मा शोधन तकनीक, रक्त हस्त कौशल जैसी अनगिनत दैवीय तकनीकें शामिल हैं। पार्थ की निगाहें विशेष वस्तुओं पर भी गईं। लंबी दूरी की तत्काल टेलीपोर्टेशन वस्तुएं, कीमत 20,000 अंक, अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी के साथ 3 टेलीपोर्टेशन में सक्षम। स्वर्ण स्तर शौक अवशोषण सुरक्षात्मक वस्तुएं, कीमत 30,000 अंक, अभिजात वर्ग के भयंकर जीवों के 10 हमलों का विरोध करने में सक्षम। पार्थ ने अब अपने 50,000 से अधिक अंक खर्च करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने तीनों शुद्ध ऊर्जा गोली सूत्र खरीदे, 500, 1000 और 3000 अंक वाले। इसके बाद उसने आकाशीय प्रतिक्रिया तकनीक खरीदी, 3000 अंक खर्च किए। अब उसके पास लगभग 50,000 अंक बचे थे। उसने आत्मा स्थानांतरण तकनीक को खरीद सूची में जोड़ा क्योंकि यह एक पूर्ण आत्मा रहस्य नियमावली थी। उसने सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल और ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल को भी खरीद सूची में जोड़ा। 12,000 अंक और कम हुए। उसने मुट्ठी, हथेली, पैर, उंगली और पंजा तकनीकों से संबंधित सभी रहस्य नियमावली खरीद ली जिनकी कीमत 1000 अंक से कम थी। उसने तलवार तकनीक रहस्य नियमावली में सबसे महंगी हवा की ओर काटना को भी खरीदा जिसकी कीमत 3000 अंक थी। सब कुछ खरीदने के बाद उसके पास 20,000 से कुछ अधिक अंक बचे थे। अंत में उसने भोजन अनुभाग से मेघ जेड फल को खरीद सूची में जोड़ा ताकि उसकी मौलिक शुद्ध ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। अंक 1000 से कम बचे थे।
पार्थ ने पुष्टि पर क्लिक किया और चेहरे की पहचान के माध्यम से गुजरा। अपने फोन पर शिपिंग पता देखते हुए उसने प्राप्त करने के लिए अंबिका नगर जागरूक एसोसिएशन को चुना। उसने खेती विधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संस्करण चुना। 10 मिनट बाद पार्थ को मुख्यालय से एक ईमेल मिला जिसमें दर्जनों गीगाबाइट की संपीड़ित फाइल थी। उसने वज्र मुट्ठी फोल्डर खोला। 100 से अधिक मार्शल आर्ट्स तकनीकों से गुजरने में उसे 3 घंटे से अधिक लगे। उसने कौशल पट्टी पर देखा। सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल अधूरी, पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। वर्तमान संग्रह 16%। पूर्णता शर्तें 1 आध्यात्मिक शक्ति 10,000 अंक तक पहुंचना। 2 आकाशीय प्रतिक्रिया तकनीक पूर्णता पर। शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आकाशीय प्रतिक्रिया तकनीक। पार्थ बहुत खुश हुआ। शर्त 1 बहुत पहले पूरी हो गई थी। शर्त 2 मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही पूरी आकाशीय प्रतिक्रिया तकनीक थी। अन्य लोगों के लिए खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक में पूर्णता प्राप्त करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है। स्वयं के लिए जब तक पर्याप्त अनुभव अंक हैं, ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। पार्थ को लगा सत्य कल्पना से भी अधिक अद्भुत होता है। चिंतन करने पर सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल और खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक में समानताएं थीं। सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल के मुखबंध के अनुसार ये तकनीक वास्तव में प्राचीन सम्राट जुवानयुवान द्वारा बनाई गई थी और इसका असली नाम जुवानयुवान ऊर्जा अवलोकन कौशल है। इस मार्शल आर्ट के प्राचीन अभ्यासकर्ताओं को बड़े पर्वत नदियों की खोज करनी पड़ती थी, सूर्यास्त और चंद्रोदय तथा चंद्रास्त और सूर्योदय को देखना होता था। इस अवधि के दौरान उन्हें अपनी आत्मा को केंद्रित करना होता था, अपनी आंखों से यिन और यांग के परिवर्तनों को महसूस करना होता था और वर्षों से चीजों के प्रति अपनी धारणा क्षमता को बढ़ाना होता था। अंततः ये तीव्र धारणा वाले लोगों को चीजों के विकास के रुझान का न्याय करने में सक्षम बनाता है। सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और अत्यंत तीव्र धारणा क्षमता के माध्यम से बनाया गया था। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक इसके साथ अच्छी तरह मेल खाती है। पार्थ मुस्कुराया। यह एक खरीदने पर एक मुफ्त मिलने जैसा था। उसने अपनी निगाहें आत्मा परिवर्तन तकनीक पर डालीं, व्यापक रूप से सोचते हुए अगर आत्मा परिवर्तन तकनीक को सिद्ध कर लिया जाए तो क्या यह दैवीय नियंत्रण कौशल का पूरक बन सकता है। बहुत संभावना है। और बस इतना ही नहीं, अमर मुहर तकनीक एक पुनर्जीवन मार्शल आर्ट होने के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को भ्रमित करने वाला आत्मा रहस्य मैनुअल भी है। एक सीधा आत्मा परिवर्तन तकनीक कम से कम अमर मुहर तकनीक का पूरक करने की कठिनाई को आधा कर सकती है। जहां तक दूसरी मार्शल आर्ट का सवाल है, किसी को एक ऐसी मार्शल आर्ट ढूंढनी होगी जो प्रतिद्वंद्वी की सच्ची ऊर्जा को अवशोषित करे और उसे अपनी ऊर्जा रक्त आंतरिक शक्ति में बदल दे। वैवाहिक वस्त्र दैवीय कौशल। पार्थ के मन में तुरंत यह विचार कौंधा। संभव तो है, लेकिन वैवाहिक वस्त्र दैवीय कौशल भी अधूरा है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने लगभग 20 हृदय विधियां खरीदी थीं। निश्चित रूप से उनमें पुनर्जीवन गुण वाली भी शामिल थीं। ऐसी मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके वैवाहिक वस्त्र दैवीय कौशल का पूरक किया जाए, फिर वैवाहिक वस्त्र दैवीय कौशल का उपयोग करके अमर मुहर तकनीक का पूरक किया जाए। पार्थ ने आगे देखा। उसे एक चौड़ा और खुला रास्ता दिखाई दिया। हाँ, मार्शल आर्ट्स इसी तरह की होती है ना। चाहे कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी गहन हो, सभी मार्शल आर्ट्स मूल बातों से शुरू होती हैं, जैसे एक ऊंची इमारत का निर्माण करना, परत दर परत, जब तक कि ये 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल तक न पहुंच जाए, सीधे बादलों में। उस बिंदु पर ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आम लोग समझ सकें। पार्थ ने सोचा कि काश वह किसी दिन खुद एक शक्तिशाली खेती तकनीक बना पाता और अपनी निगाहें कौशल पट्टी पर वापस घुमाई। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक, आत्मा परिवर्तन तकनीक, इन दोनों को प्राथमिकता सच्ची ऊर्जा गोली लियान जिनसे थोड़ी ही कम है। फिर ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल आता है। वह थोड़ी घबराहट के साथ इसकी ओर देखने लगा। ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल अधूरा, पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। वर्तमान संग्रह प्रगति 32%। पूर्णता की शर्तें 1 10,000 हथेली दैवीय कौशल महान सफलता तक पहुंचे। 2 1000 रूप दैवीय कौशल महान सफलता तक पहुंचे। वर्तमान शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, पूरा करने में असमर्थ। 1000 रूप दैवीय कौशल, 10,000 हथेली दैवीय कौशल। पार्थ का मुंह थोड़ा खुल गया। उसे लगा कि उसने इन दोनों खेती तकनीकों को पहले कहीं देखा है। कौशल पट्टी में बहुत सारी तकनीकें होने के कारण उन्हें एक एक करके ढूंढना बहुत समय लेने वाला था। पार्थ ने सीधे कंप्यूटर सर्च बॉक्स में इन दोनों मार्शल आर्ट्स को खोजा और वास्तव में वे दोनों वहां थीं। इसके अलावा वे पूरी थीं। 10,000 हथेली दैवीय कौशल, जैसा कि नाम से पता चलता है, कई स्कूलों की हथेली तकनीकों को एकीकृत करने वाली एक हथेली तकनीक है। तथाकथित 10,000 हथेलियां स्वाभाविक रूप से एक अतिरंजित शब्द है। इसकी हथेली की शक्ति दबंग और अटूट है। 1000 रूप दैवीय कौशल विशेष रूप से किसान की भौतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक शरीर शोधन तकनीक है, विशुद्ध रूप से मांसपेशियों की ताकत। बेशक ऊपर 10,000 मील दैवीय कौशल के समान तथाकथित 1000 रूप सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। जब पूर्णता के लिए अभ्यास किया जाता है तो यह 10 प्रतीकों के बराबर शक्ति को बढ़ा सकता है, जो ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल का एक लघु संस्करण है। पार्थ के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। यह उतना जटिल नहीं है जितना मैंने सोचा था। बस उन दो तकनीकों के कौशल स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। दोनों पूरी खेती तकनीकें हैं, भले ही वे न भी हों, पूरा होने में कठिनाई काफी कम होनी चाहिए। नीचे भी शक्तिशाली खेती तकनीकें हैं। पवन सम्मुख कटान जैसी कृपाण तकनीक, लहर सवारी कदम, धुएं और बादल रहस्यमय कदम जैसे हल्की चाल कौशल, सभी कुछ 100 अंकों में खरीदे गए थे। मुक्केबाजी तकनीक, महान चमक मुट्ठी, 7 चोट मुट्ठी। हथेली तकनीक, गूढ़ संप्रदाय हाथ की मुहर, प्रज्ञा हथेली। उंगली तकनीक, निराकार क्लेश उंगली, स्वर्गीय आत्मा तलवार इंगित तकनीक। हृदय विधि, सहज कौशल, नौक्रांति गहन कौशल। पार्थ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अगला काम बस लगातार अनुभव अंक जमा करना है। अब भी 8000 से अधिक अनुभव अंक हैं, उन्हें अप्रयुक्त रखने का क्या मतलब है।
लेकिन अगर इस्तेमाल किया जाए तो किस रहस्य मैनुअल पर इस्तेमाल किया जाए? पार्थ ने सहज रूप से सच्ची ऊर्जा गोली लियांजिन के बारे में सोचा। अधिक से अधिक वह हाल ही में अधिग्रहित ऊर्जा रक्त गोली सामग्री के 200 हिस्से खर्च कर देगा, फिर सच्ची ऊर्जा गोलियां परिष्कृत करेगा। तो क्या सच्ची ऊर्जा गोली सूत्र पर 8000 से अधिक अनुभव अंक का उपयोग करना बेहतर है? नहीं, ये ठीक नहीं है। पार्थ ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हालांकि 8000 अनुभव अंक बहुत लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम है। पहले ऊर्जा रक्त गोली परिष्करण कौशल को अधिकतम करने के लिए 4 से 5000 अनुभव अंक की आवश्यकता थी। सच्ची ऊर्जा गोलियों के लिए 10,000 से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। यदि सभी अनुभव अंक समाप्त हो जाते हैं और फिर भी पूर्णता का स्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह अजीब होगा। इसके अलावा इस कीमिया कौशल को कई तरीकों से सीखना सबसे अच्छा है, फिर अधिकतम लागत प्रभावशीलता के लिए एक साथ एकीकृत किया जाता है। फिर हृदय विधि। पार्थ प्रलोभित हुआ। हालांकि उसके भीतर की सच्ची ऊर्जा उसी दायरे के मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्टों से आगे निकल गई है, लेकिन यह अभी भी बहुत कम है। अधिक हृदय विधियों को परिष्कृत करना, अतिरिक्त सच्ची ऊर्जा अनुपात को 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ाना। तब तक उसके भीतर की सच्ची ऊर्जा कितनी भयावह होगी। लेकिन फिर उसने फिर से सोचा, महसूस किया कि हृदय विधियों की प्राथमिकता अधिक नहीं थी। आखिरकार भयंकर जानवरों का शिकार करते समय वह अभी भी धनुष और तीर पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि युद्ध में भी 1000 से अधिक सच्ची ऊर्जा अंक पर्याप्त हैं। अनुभव अंक तेज धार पर खर्च किए जाने चाहिए। तो खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक पर पार्थ बड़बड़ाया। सबसे पहले अधिक अनुभव अंकों के लिए वह निश्चित रूप से कल नवीनतम पर शिकार के लिए जाएगा। आदर्श रूप से कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों को लक्षित करेगा, यदि नहीं तो उच्च स्तरीय भयंकर जानवर भी चलेंगे। धारणा क्षमता को बढ़ाना एक खगोलीय दूरबीन प्राप्त करने जैसा है, न केवल 360 डिग्री बल्कि एक गोलार्ध। आकाश में भी हलचलें उसकी आंखों से बच नहीं सकती। इस तरह भयंकर जानवरों को ट्रैक करने या दुश्मनों का पीछा करने पर वे एक बाग में पंख जोड़ने जैसा होगा। दूसरे, यदि यह खेती तकनीक पूरी हो जाती है तो वह सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल का पूरक शुरू कर सकता है। खेती तकनीक जितनी मजबूत होगी उतनी ही जल्दी अनलॉक होगी, उतना ही बेहतर होगा। तब खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक पर पार्थ ने अपनी जांघ थपथपाई। चाहे वह पूर्णता प्राप्त कर सके या नहीं, धारणा क्षमता जितनी मजबूत होगी लाभ उतना ही अधिक होगा। बढ़ाने के बाद वह गोलियां परिष्कृत करने के लिए कीमिया कक्ष में जाएगा। एकीकरण के बिना ऊर्जा रक्त गोली सामग्री के 200 हिस्से उसके दायरे को मेरिडियन शोधन के मध्य चरण तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त थे। अब एकीकरण के साथ शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां पैदा करने की संभावना 90% तक पहुंच गई है। शेष 10% स्वर्गीय ग्रेड है, कहने की जरूरत नहीं है। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि एक एकल स्वर्गीय ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली कितने संभावित अंक जोड़ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। उसने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, थोड़े से अनुभव अंक का निवेश किया। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक की कौशल प्रगति का एक 400वां हिस्सा बढ़ गया। शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए 400 अंक। पार्थ ने थोड़ा सिर हिलाया, सोचा कि यह स्वीकार्य है। शायद वह पूर्णता तक पहुंच सकता है। उसने तुरंत शेष 399 अंक का निवेश किया। तुरंत उसने अपने दिमाग में सूजन की भावना महसूस की। ये बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति का संकेत था। पार्थ शांत हो गया, इसे महसूस कर रहा था, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कोई धारणा विशेषताएं दिखाई नहीं दी हैं। उसने कौशल पट्टी को देखा। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, आत्मा संग्रहण स्तर 1। निश्चित रूप से पार्थ ने विशेषता को देखा, एक नज़र में समझ गया। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि, प्रत्येक स्तर आध्यात्मिक शक्ति को 30% बढ़ाता है। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति 50,000 से अधिक है। 30% की वृद्धि 10,000 से अधिक के बराबर है, काफी महत्वपूर्ण है। जारी रखो। पिछले अनुभव के साथ उसने फिर से 800 अनुभव अंक जोड़े। इस बार उसके दिमाग में एक प्रेरणा की चमक आई। पार्थ की आंखें तुरंत चमक उठी, कौशल पट्टी पर एक नजर डालते हुए। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक, थोड़ी उपलब्धि 0%, विशेषताएं, आत्मा संग्रहण स्तर 2, खगोलीय प्रतिक्रिया स्तर 1। ये यहाँ है। पार्थ की सांस तेज हो गई, उसने जल्दी से इस पर क्लिक किया। खगोलीय प्रतिक्रिया, सक्रिय कौशल, सक्रिय होने पर प्रति सेकंड 1000 आध्यात्मिक शक्ति अंक का उपभोग करता है और शरीर के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में वस्तुओं का पता लगा सकता है। ध्यान दें, बाधाओं से दूरी कम हो जाएगी। कौशल स्तर में वृद्धि आध्यात्मिक शक्ति की खपत को 3 गुना कर देती है और दायरे को 2 गुना कर देती है। पार्थ ने धैर्यपूर्वक पढ़ा, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। अंत में उसने गहरी सांस ली। वास्तव में पता लगाने की सीमा उसकी उम्मीदों से अधिक थी। यहाँ तक कि स्तर 1 पर खगोलीय प्रतिक्रिया 5 किलोमीटर के दायरे का पता लगा सकती है, जो अधिकांश सी स्तर जागृत लोगों द्वारा वहन की जा सकने वाली टेलीपोर्टेशन आइटम दूरी से मेल खाती है। विवरण के अनुसार दायरे में प्रत्येक स्तर की वृद्धि 2 गुनी हो जाती है। अधिकतम स्तर पर वह 40 किलोमीटर के दायरे में हर हरकत का पता लगाएगा। बेशक ये सैद्धांतिक है। घरों, जंगलों, दीवारों, पहाड़ों जैसी बाधाओं के कारण दायरा आधा हो सकता है, लेकिन आधे कटौती के साथ भी 20 किलोमीटर का दायरा काफी भयावह है। हालांकि एक लागत के रूप में प्रति सेकंड आध्यात्मिक शक्ति की खपत बहुत अधिक है। स्तर 1 खगोलीय प्रतिक्रिया प्रति सेकंड 1000 अंक का उपभोग करती है। सामान्य जागृत लोगों के लिए ये पहले से ही एक भयावह संख्या है। पार्थ के लिए ये तुच्छ है, लेकिन स्तर 2 पर यह खपत को 3 गुना कर देता है। प्रति सेकंड 3000 अंक। स्तर 3 फिर से तिगुना, प्रति सेकंड 9000 अंक। पार्थ भी इसे केवल 8 या 9 सेकंड तक ही बनाए रख सकता है। स्तर 4 पर खपत प्रति सेकंड 27,000 अंक तक पहुंच जाती है। पार्थ इसे केवल 3 या 4 सेकंड तक ही बनाए रख सकता है। हालांकि लागत अधिक है, लेकिन यह इसके लायक है।
पार्थ बड़बड़ाया। इसके अलावा क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 70,000 से अधिक अंकों तक ही सीमित है? ये कैसे हो सकता है? यदि वह अपने पास मौजूद सभी आत्मा रहस्य मैनुअल सीखता है तो आध्यात्मिक शक्ति में 1 मिलियन अंक को तोड़ना असंभव नहीं है। तब तक प्रति सेकंड 30,000 अंक कोई चिंता नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है, अगर दायरे को उन्नत किया जाता है तो क्या यह नई विशेषताओं को अनलॉक करेगा? पार्थ की आंखों में प्रत्याशा झलक उठी। यदि हाँ तो यह एकदम सही होगा, यदि नहीं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। खगोलीय प्रतिक्रिया विशेषता के प्रभाव उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। जहां तक आध्यात्मिक शक्ति की भारी खपत का सवाल है, यह अभी के लिए एक समस्या है, लेकिन भविष्य में नहीं होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुभव अंकों की अगली खपत 1600 होनी चाहिए। पार्थ ने अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए कुछ अनुभव अंक जोड़े। 1600 अनुभव अंक जोड़ने के बाद उसके दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति में और 30% की वृद्धि हुई। खगोलीय प्रतिक्रिया विशेषता के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। फिर वह रुक गया। ऐसा लगता है कि कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं हुई है। सौभाग्य से अभी भी 2 दायरे बाकी हैं। पार्थ ने खुद को प्रोत्साहित किया। इस बार उसने 3200 अनुभव अंक का उपभोग किया। खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक, महान सफलता 0%, विशेषताएं, आत्मा संग्रहण स्तर 4, खगोलीय प्रतिक्रिया स्तर 3। अभी भी कोई नई विशेषताएं दिखाई नहीं दी। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। उसने शेष अनुभव अंकों को देखा जो बस 2000 से अधिक थे। जाहिर है, चाहे कुछ भी हो, वह खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक को पूर्णता के दायरे में उन्नत नहीं कर सकता था। बस इतना ही रहने दो। पार्थ ने कंधा उचका दिया। महान सफलता दायरे में खगोलीय प्रतिक्रिया तकनीक ने उसके आत्मा विशेषता को 1.2 गुना बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा विशेषता 56,000 से अधिक से बढ़कर लगभग 1,30,000 हो गई। इतने उच्च आत्मा विशेषता के साथ स्तर 3 पर खगोलीय प्रतिक्रिया के साथ भी वह इसे 13 या 14 सेकंड के लिए पूरी तरह से सक्रिय कर सकता था। उतना समय उसके प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने और लड़ाई खत्म करने के लिए पर्याप्त था। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी पूर्णता से एक कदम दूर हूं। पार्थ ने धीरे से आह भरी। सौभाग्य से ये पर्याप्त था। अगला कीमिया का समय है। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं में संग्रहित करने वाला था कि फोन बज उठा। क्या यह अध्यक्ष हैं? कॉलर आईडी देखकर पार्थ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर कॉल का जवाब दिया। नमस्ते अध्यक्ष जी, मैं हूं। सुनील हंसे। भाई पार्थ, मैंने सुना है कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, है ना? हाँ, पार्थ मुस्कुराया। मैं पिछले कुछ दिनों से गोलियां परिष्कृत करने के लिए कीमिया कक्ष में बंद था और काफी ऊब महसूस कर रहा था, इसलिए मैं टहलने चला गया। समझने योग्य, समझने योग्य। सुनील खांसे और बोले, शहर के भीतर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अगर तुम प्रवीण से टकराते हो तो ये परेशानी भरा हो सकता है। समझ गया। पार्थ ने सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि सुनील वास्तव में उसकी परवाह करते थे, हालांकि उसे निश्चित रूप से शिकार के लिए बाहर जाना था। अनुभव अंकों के बिना अनगिनत खेती तकनीकें एक लड़ाकू जेट के समान थी जो मिसाइलों के एक भार को ले जा रहा था, लेकिन ईंधन की कमी थी। अध्यक्ष जी, भाई पार्थ। उनकी आवाजें लगभग एक साथ ओवरलैप हो गईं। सुनील दिल से हंसे। भाई पार्थ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो आगे बढ़ो। ठीक है अध्यक्ष जी, मैंने कल मुख्यालय से ऊर्जा रक्त गोली सामग्री का एक और बैच खरीदा था और फिर से बेस में कीमिया कक्ष का उपयोग करना चाहता था। ओह, मैंने सोचा कि यह कुछ अधिक गंभीर था। सुनील हंसे और रोए। थोड़ी देर बाद आ जाओ और मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से एक्सेस कार्ड दूंगा ताकि तुम जब चाहो इसका उपयोग कर सको, क्योंकि तुम हमारे एसोसिएशन में अभी कीमिया में रुचि रखने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। जरूर। पार्थ तुरंत सहमत हो गया। हालांकि वह पहले से ही मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मध्यम या बड़े शहरों में जाना होगा। मुख्यालय के लिए धन्यवाद। वह योगदान अंकों के साथ किसी भी संसाधन की आवश्यकता खरीद सकता था। भले ही एसोसिएशन के पास यह नहीं था, वह अभी भी जागृत एसोसिएशन में जा सकता था। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्या बताना चाहते थे? हाँ, क्या तुमने पिछली बार उल्लेख नहीं किया था कि तुम अब मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट हो? पार्थ की आंखें चमक उठीं। अध्यक्ष जी, क्या आपका मतलब है कि मुख्यालय से मूल्यांकन करता आ रहे हैं? ठीक है। सुनील हंसे। मुझे अभी अभी उनकी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वे कल सुबह हमारी शाखा में पहुंचेंगे। भाई पार्थ, सुनिश्चित करो कि तुम तैयार हो और एक ही बार में पास हो जाओ। चिंता मत करो अध्यक्ष जी। पार्थ बहुत खुश हुआ। ये सही समय था। भाई पार्थ, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम पास हो जाते हो तो हमारे पूरे अंबिका नगर एसोसिएशन को लाभ होगा। सुनील ने आह भरी। ये ध्यान देने योग्य है कि अंबिका नगर शाखा हमेशा एसोसिएशन के भीतर सबसे नीचे रही है, और अब एक मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दिया था। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अब तक 10 से भी कम शाखाओं ने कभी मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्टों को पैदा किया था। अधिकांश जियांगनान शहर और कुछ मध्यम आकार के शहरों में थे। फोन रखने के बाद पार्थ जल्दी से अध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचा और सुनील से एक्सेस कार्ड प्राप्त किया। फिर वह रिसेप्शन डेस्क पर गया, अपना पैकेज एकत्र किया और कीमिया कक्ष में प्रवेश किया। यह मेरे पार्थ के कीमिया कौशल की प्रभावशीलता का परीक्षण करने का समय है। पार्थ के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने पैकेज खोला और जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू करने से पहले उन्हें वर्गीकृत किया। ये प्रक्रिया सबसे थकाऊ और नीरस थी। पार्थ को प्रसंस्करण खत्म करने में 2 से 3 घंटे लग गए। अगला कीमिया का समय था। शुक्र है, उसके कीमिया कौशल के सम्मेलन ने न केवल अमृत की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि परिष्करण समय को भी कम कर दिया। शुरू में एक भट्ठी के लिए 15 मिनट लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 12 मिनट लगते थे। दूसरे शब्दों में, वह हर घंटे एक अतिरिक्त भट्ठी को परिष्कृत कर सकता था। प्रति घंटे 5 भट्ठियां, 200 भट्ठियां 40 घंटे के बराबर होती हैं। कीमिया वास्तव में समय लेने वाली है।
पार्थ ने सिर हिलाया। उसने उच्च दक्षता के लिए 2 गोली भट्टियों को प्राप्त करने पर विचार किया। हालांकि वर्तमान बेस में केवल एक कीमिया कक्ष था जिसमें केवल एक गोली भट्टी थी। मैं सच्ची ऊर्जा गोलियां परिष्कृत करना शुरू करने के बाद अध्यक्ष को इसका उल्लेख करूंगा और देखूंगा कि क्या हम कमरे में एक और गोली भट्टी जोड़ सकते हैं। पार्थ ने इस विचार को नोट किया और आधिकारिक तौर पर कीमिया शुरू कर दिया। समय बीतता गया। धमाका, गोली भट्टी से एक कुरकुरा आवाज आई। ये हो गया। पार्थ ने तुरंत आग बंद कर दी, ढक्कन खोला और भाप वाले अमृत का एक बैच निकाला। वे सभी शीर्ष ग्रेड अमृत थे, गोल और लाल, एक चमकदार सतह के साथ। अमृत की समृद्ध सुगंध तुरंत पूरे कीमिया कक्ष को भर गई। मुझे पता था कि 10% की संभावना इतनी आसानी से नहीं होगी। पार्थ ने खुद से बड़बड़ाया क्योंकि उसने एक शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल दिया। उपभोग किया गया शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली, संभावित अंक 80,000 से बढ़ गए। सिस्टम अधिसूचना उसके दिमाग में दिखाई दी। 10 सेकंड से भी कम समय में शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों का पूरा बैच उपभोग कर लिया गया था। संभावित अंक 23.8 मिलियन। चौथे मेरिडियन को तोड़ने के लिए कम से कम 60 मिलियन संभावित अंक की आवश्यकता होती है। मैं अभी भी बहुत दूर हूं। पार्थ ने आह भरी और ऊर्जा रक्त गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। 1 बैच, 2 बैच, 5 बैच, 8वें बैच तक एक स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली अंततः दिखाई दी। स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली एक शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली के समान आकार की थी, लेकिन सतह पर एक पतली फिल्म थी जो इसे एक अधिक जीवंत रंग दे रही थी। स्वर्ग ग्रेड, पार्थ ने मुश्किल से निगला। उसने गोली को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच रखा, उसे रोशनी के नीचे जांच रहा था। उसकी मात्र उपस्थिति ने दोषरहित पूर्णता की भावना व्यक्त की। अगले ही पल पार्थ ने गोली निगल ली। गोलियां उपभोग करने के लिए होती हैं, कलाकृतियों की तरह प्रदर्शित करने के लिए नहीं। जैसे ही गोली उसके पेट में प्रवेश किया, एक अतुलनीय शुद्ध औषधीय शक्ति उमड़ पड़ी। इससे पहले कि पार्थ इसे पूरी तरह से स्वाद ले पाता, सनसनी फीकी पड़ गई। उपभोग किया गया स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली, संभावित अंक 500,000 से बढ़ गए। सिस्टम अधिसूचना देखकर पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, एक एकल स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली ने संभावित अंकों को 500,000 से बढ़ा दिया। यह एक निम्न ग्रेड दैवीय सभा गोली का आधा और 6 से अधिक शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों के लायक है। एक प्राप्त करने की संभावना बस बहुत कम है। पार्थ ने आह भरी। एक ऐसी गोली प्राप्त करने से पहले उसने 80 गोलियां परिष्कृत की। कल्पना कीजिए कि बाद में भी यही स्थिति होती है। यदि 200 भट्टियां 20 स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां पैदा कर सकती हैं, तो ये काफी अच्छा होगा। अगर किस्मत उसके साथ थी, तो 30 सीमा होगी। सच्ची ऊर्जा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए चिपके रहना बेहतर है। पार्थ ने गोली भट्टी में सामग्री का एक नया बैच रखा। एक एकल निम्न ग्रेड सच्ची ऊर्जा गोली 100,000 संभावित अंक प्रदान करती है। मध्य ग्रेड सच्ची ऊर्जा गोलियां 500,000 अंक प्रदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन करीब होंगी। शीर्ष ग्रेड वाले संभावित रूप से 1 मिलियन अंक से अधिक हो सकते हैं। स्वर्ग ग्रेड वाले, क्या वे लाखों प्रदान नहीं करेंगे? वह कीमिया के साथ जारी रहा। इससे पहले कि वह जानता, रात बीत चुकी थी और पार्थ अभी भी कीमिया में डूबा हुआ था। ऊर्जा से भरपूर, समय बीतने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। इस बीच वान शहर से 1000 मील दूर शहर के फाटक पर मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह अनिच्छा से आगे देख रहा था। 2 लोग वहां खड़े थे। पुरुष का चेहरा दृढ़ था, मोटी बाहों के साथ विश्वसनीयता और स्थिरता की भावना दे रहा था। सबसे अधिक जो खड़ा था वह उसकी पीठ पर ज्वलंत लाल लंबी कृपाण थी। दूसरी व्यक्ति एक महिला थी जो पोनीटेल के साथ काले रंग के स्पोर्ट्स वियर में थी, एक जीवंत आभा का उत्सर्जन कर रही थी। हालांकि वह 40 के दशक में थी और सिर्फ 20 से अधिक दिखती थी। महिला के पीछे भी हथियार थे, एक क्रॉस पैटर्न में 2 लंबी तलवारें। वान शहर का नाम विनय जैन होगा, वेंजियान। मैं इसका प्रयोग इस खंड में नहीं करूंगा, बस शहर का नाम वान शहर ही रहेगा। मैं शहर का नाम प्रतापपुर रख देता हूं। वान शहर का मार्शल आर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हेमंत खीफेई है। मैं विनय जैन का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वह मूल्यांकनकर्ता नहीं है। विनय जैन वैन सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुस्कुराए और विनम्रता से पूछा, क्या आप दोनों वरिष्ठ एक अतिरिक्त दिन ठहर सकते हैं ताकि हम ठीक से अपनी मेहमाननवाजी दिखा सकें? हाँ वरिष्ठों, कल रात आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य था और हमें आपको ठीक से चुकाने का मौका नहीं मिला है। ये सही है वरिष्ठों, कृपया एक और दिन ठहरें। हमारा शहर बेहतर संरक्षित छोटे शहरों में से एक है और आपके लिए और अधिक देखना बहुत अच्छा होगा। हाँ कृपया वरिष्ठों, ठहरें। मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी दलीलों को आवाज दी, आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। दोनों देर चरण मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट थे। अफवाह थी कि उन्होंने 7 मेरिडियन खोले थे और अंतिम 2 मेरिडियन लगभग खुला था। और वे मुख्यालय से आए थे, मुख्यालय से देर चरण मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट। मध्यम आकार के शहरों में देर चरण मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत दुनिया से अलग थी। वे सभी सोच रहे थे कि अगर ये दोनों थोड़ी देर और यहाँ ठहर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, भले ही वह सिर्फ एक दिन के लिए हो, नहीं यहाँ तक कि आधा दिन भी। इन दोनों में से किसी एक की एक सलाह भी उन्हें वर्षों के चक्कर से बचा सकती थी। पुरुष शरद मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। मैं हर किसी की सद्भावना की सराहना करता हूँ। हालांकि इस बार मैं और येशा दोनों मुख्यालय द्वारा सौंपे गए मिशनों पर यहाँ हैं और हम वास्तव में किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई शरद सही हैं। महिला येशा की आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। हमने पहले ही अंबिका नगर शाखा से संपर्क कर लिया है और आज सुबह वहां पहुंच जाएंगे। यह प्रतापपुर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय जैन ने यह सुना और अनिच्छा का भाव दिखाया। उसके पीछे किसी ने जल्दी से कहा, 2 वरिष्ठों, अगर यह वास्तव में असंभव है तो कृपया उनसे बात करें और दोपहर में वहां पहुंचें। हाँ वरिष्ठों, हम अभी कल रात ही पहुंचे हैं और अब जैसे ही रोशनी होती है हम जा रहे हैं। ये बहुत जल्दबाजी नहीं है।
बिल्कुल, मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। शरद ने धीरे से सिर हिलाया, स्थिति अब जरूरी है। येशा और मेरे पास आपातकालीन मिशन है। अंबिका नगर पहुंचने के बाद हमें अन्य स्थानों पर भागना होगा। इसलिए हम वास्तव में यहाँ नहीं ठहर सकते। सब लोग कृपया वापस जाएं। लोग अभी भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो इन दो लोगों का कोई निशान नहीं था। बस बहुत हो गया, सब लोग वापस जाओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति विनय जैन ने आह भरी और भीड़ का सामना करने के लिए मुड़कर कहा। स्थिति देखकर हर किसी ने हताश भावों के साथ एक दूसरे को देखा और वापस चलना शुरू कर दिया। शहर के बाहर जंगल में दो आकृतियां बिजली की तरह सामने की ओर बढ़ीं। बस कुछ पलक झपकने के साथ वे पहले से ही उनके पीछे 10 मील से अधिक कवर कर चुके थे। उत्तर की ओर जारी रखो, अंबिका नगर पहुंचने के लिए 900 मील से अधिक है, शरद ने कहा। येशा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और पूछा, भाई शरद, क्या ये सच है कि अंबिका नगर एसोसिएशन में मेरिडियन शोधन दायरे से एक मार्शल आर्टिस्ट है? ऐसा नहीं था कि वह विश्वास नहीं करती थी, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। इन वर्षों में मेरिडियन शोधन दायरे में टूटने वाले मार्शल आर्टिस्टों को पीछे देखते हुए उनमें से एक भी छोटे शहर से नहीं उभरा था। निश्चित नहीं, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा। शरद ने आगे देखा और कहा, मुझे विश्वास है सुनील के चरित्र के साथ वह इसके बारे में मजाक नहीं करेगा। इसके अलावा पार्थ नाम का वह मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में कुछ खास है। ओह, येशा ने अनजाने में पूछा, वह इतना खास क्या है? वह कुछ दिन पहले एसोसिएशन में शामिल हुआ। बाद के प्रदर्शन को देखते हुए शामिल होने के समय उसकी ताकत तम शक्ति नहीं थी, बल्कि रूपांतरण बल होनी चाहिए। येशा ने भौहें चढ़ाईं, जैसे कि यह कहने के लिए कि इसमें इतना खास क्या है। मुख्यालय में भी रूपांतरण बल के चरण में एसोसिएशन में शामिल होने वाले काफी मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वह केवल 17 साल का है। शरद उसकी ओर मुड़ा, उसका लहजा सपाट था। क्या 17? येशा का मुंह खुला रह गया, आंखें अविश्वास से भर गईं। हाँ, 17, शरद ने आह भरी। हमारे मुख्यालय के लोगों की तुलना में वह बहुत अलग नहीं है, बेशक उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को छोड़कर। वास्तव में, येशा ने सिर हिलाया। मुख्यालय के प्रतिभाशाली लोग भी लगभग 15 या 16 साल की उम्र में रूपांतरण बल के मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे। अब उनमें से अधिकांश मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनमें से एक ने तो स्वाभाविक रूप से सभी 8 मेरिडियन खोल दिए थे। रूपांतरण बल से सीधे सच्ची सार दायरे में टूट गया था, यहाँ तक कि अध्यक्ष ने भी हीनता स्वीकार कर ली थी और उस व्यक्ति को एक प्रशिक्षु के रूप में पोषित कर रहे थे। इसके अलावा पिछले महीने उसकी योगदान बिंदु रैंकिंग पहली थी, कुल 29 मिलियन अंकों के साथ, जिसका अर्थ है कि उसने सभी उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों को मार डाला। इससे भी अधिक भयावह यह है कि उसने ये सब एक ही दिन में अकेले किया। शरद ने स्तब्ध येशा को देखा। जब तुम और मैं रूपांतरण बल पर थे तो क्या हम इसे हासिल कर सकते थे? येशा ने सहज रूप से सिर हिलाया। ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि उसने भी रूपांतरण बल पर होने पर एक मार्शल आर्ट्स टीम में भयंकर जानवरों का शिकार किया था। अकेले जोखिम बहुत अधिक है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह मेरिडियन शोधन दायरे का एक मार्शल आर्टिस्ट है। शरद मुस्कुराया। येशा ने सिर हिलाया और कहा, अगर वह वास्तव में मेरिडियन शोधन दायरे का एक मार्शल आर्टिस्ट है तो ये बहुत अच्छा होगा। शायद वह हमें कुछ दबाव कम करने में मदद कर सकता है। तुम जानती हो, जियांगनान जिले के पूर्व में 2 सिर वाला हिमकवच अजगर हलचल के संकेत दिखा रहा है। ये बहुत देर नहीं हो सकती इससे पहले कि वह अपने क्षेत्र में भयंकर जानवरों को हमला करने के लिए उकसाए। हाँ, शरद की मुस्कान धीरे धीरे जम गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, चिंता दिखा रही थीं। 2 सिर वाला हिमकवच अजगर एक कमांडर स्तरीय भयंकर जानवर था। उसकी शरीर की लंबाई 20 मीटर से अधिक थी, जिसका वजन 1000 टन से अधिक था, हीरे से भी सख्त त्वचा के साथ। यहाँ तक कि 150 मिलीमीटर हॉवित्जर से एक ललाट हेड भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। केवल मिसाइलें और कवच भेदी राउंड ही उससे जुड़ सकते थे। लेकिन वह बहुत तेज था, आसानी से मिसाइल हमलों को चकमा दे रहा था या अपने मुंह से ठंडी सांस के साथ उन्हें जमा रहा था। सबसे भयावह यह था कि उसके पास बुद्धि थी। हाँ, कमांडर स्तर पर भयंकर जानवर इंसानों की तरह सोच सकते थे। उनके संविधान और शक्ति मनुष्यों से कहीं अधिक थी। बुद्धि के साथ मिलकर कोई कल्पना कर सकता है कि वे कितने परेशानी वाले थे। अगर यह कमांडर स्तरीय भयंकर जानवर चलता है तो अन्य स्थानों के कमांडर स्तरीय भयंकर जानवर भी सूट का पालन कर सकते हैं। तब तक मध्यम आकार के शहर थोड़ी देर के लिए झेल सकते हैं, लेकिन छोटे शहर और बस्तियां रक्षाहीन होंगी, जिससे खून की नदियां बहेंगी। पश्चिम भी शांतिपूर्ण नहीं था। नागमानव जाति बेचैन हो गई थी, संभावित रूप से अधिक शक्तिशाली प्राणियों के उतरने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करने के इस अवसर को जब्त कर रही थी। सभी बुरी खबर। शरद ने अंदर आह भरी। भाई शरद, सावधान। उसी क्षण येशा ने आकाश की ओर देखते हुए तुरंत चिल्लाया। एक विशाल काली छाया, लगभग 10 मीटर लंबी और अपने पंखों के नीचे 30 मीटर से अधिक चौड़ी, नीचे गोता लगा रही थी। उनके बीच 3 किलोमीटर से कम दूरी के साथ उस गति से 2 सेकंड से भी कम समय में दूरी तय की जा सकती थी। ये श्याम पंख गरुड़ है, मेरे पीछे हो जाओ, शरद चिल्लाया। जल्दी से अपनी पीठ पर लाल लंबी कृपाण को बाहर निकाला, दोनों हाथों से मूठ पकड़ी। श्याम पंख गरुड़ एक कुलीन स्तरीय भयंकर जानवर। उसके पंजे बेहद तेज थे, किसी भी कुलीन स्तरीय भयंकर जानवर के शरीर को छेदने में सक्षम थे, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से भयावह था। अगर वे उन पंजों से पकड़े जाते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। श्याम पंख गरुड़ ने एक तेज रोना छोड़ा, उसकी गति एक और तिगुना बढ़ गई। 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, हवा के झोंके उठे, रेत और चट्टानें उड़ गईं, लगभग हर किसी को अंधा कर दिया। साधारण लोगों को देखते हुए उन्हें सिर्फ 100 मीटर पर नहीं बल्कि 500 मीटर पर भी दूर ले जाया जाएगा। हालांकि शरद जड़ों की तरह दृढ़ता से खड़ा था, भयंकर हवा के बावजूद अनियंत्रित, केवल उसके कपड़े हिंसक रूप से फड़फड़ा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
ट्रक के सिर के आकार के पंजे उसके सिर के ऊपर 10 मीटर से भी कम थे। ज्वाला कृपाण, उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसके हाथ में लाल कृपाण लपटों में भड़क उठी, जिसके बाद श्यामपंत गरुड़ की ओर एक 3 मीटर ऊंची विशाल उग्र तलवार क्यूई कट गई। चीख! श्यामपंत गरुड़ ने खतरा महसूस किया और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में उग्र तलवार क्यूई ने उसके सिर और शरीर के हिस्से को एक गर्म चाकू की तरह मक्खन के माध्यम से काट दिया, एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ खून का छिड़काव किया। गरुड़ फिर जंगल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उग्र तलवार क्यूई उसके शरीर के कई मीटर अतीत में उड़ गई, इससे पहले कि गर्म वाष्प में बदल जाए और हवा में गायब हो जाए। ये सब एक फ्लैश में हुआ। अगर गरुड़ का शरीर वहां नहीं होता, भारी रक्तस्राव होता और भुना हुआ मांस की गंध निकलती, तो लोग ये भी सोच सकते थे कि हमला एक मतिभ्रम था। भाई शरद, येशा चौंक गई, राहत का भाव दिखा रही थी। क्या तुम ठीक हो? कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों में सबसे अधिक परेशानी वाले उड़ान प्रकार थे, तेज और अत्यधिक घातक। उनका सीधे सामना करने से अक्सर मृत्यु हो सकती थी। मैं ठीक हूँ। शरद ने तेजी से एक अमृत लिया और उसे निगल लिया। हालांकि एक झटके ने श्यामपंत गरुड़ को शानदार ढंग से मार डाला, उसने पहले ही अपनी सभी सच्ची ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। अगर कोई और होता तो वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। इस जानवर का शरीर बहुत बड़ा है, अंतरिक्ष आइटम इसे धारण नहीं कर सकते। अगर हम इसे ले जाते हैं तो एक और कुलीन स्तरीय जानवर का सामना करना कयामत होगा। हम अब केवल इसका सिर, पंख और पंजे ले सकते हैं। वह मुस्कुराया। मुझे ये करने दो, येशा ने जल्दी से जवाब दिया। भाई शरद, अपनी सच्ची ऊर्जा को ठीक करने के लिए अपना समय लो। ठीक है, धन्यवाद। शरद बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं। अंबिका नगर पहुंचने के लिए उसे चरम स्थिति में रहना चाहिए। सौभाग्य से पिछली परेशानियों की तुलना में यह आसान था। कुछ मिनट बाद वे फिर से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद कई भयंकर जानवर, प्रत्येक लगभग 10 मीटर लंबा, पहुंचे। लगभग 9 बजे उन्होंने पहाड़ के खिलाफ बने शहर को देखा, राहत भरी मुस्कान के साथ। भाई शरद, आगे अंबिका नगर है, येशा ने कहा। चलते हैं। शरद आगे बढ़ गया। जल्द ही वे अंबिका नगर एसोसिएशन पहुंचे और खबर सुनकर सुनील उनके सामने दिखाई दिए। दो वरिष्ठ, उनकी घबराहट उनके हकलाने वाले भाषण में दिखाई दी। फायर क्लाउड कृपाण शरद वहां खड़ा था। एसोसिएशन में मेरिडियन शोधन दायरे के शीर्ष 5 मार्शल आर्टिस्टों में से एक के रूप में जाना जाता था। शरद ने धीरे से हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए। ठीक है, औपचारिकताएं छोड़ो। तुम हमारा उद्देश्य जानते हो। वह कहाँ है? वह ओह। सुनील ने अपना माथा थपथपाया। भाई पार्थ कीमिया में व्यस्त होना चाहिए। वरिष्ठों, कृपया मेरे कार्यालय में प्रतीक्षा करें जबकि मैं उसे सूचित करता हूँ। कीमिया। दोनों ने अजीबोगरीब नजरें बदलीं। वह कीमिया का भी अभ्यास कर सकता है? येशा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। एसोसिएशन में कीमियागर उच्च दर्जा रखते थे। यहाँ तक कि सच्ची सार दायरे के मार्शल आर्टिस्ट भी अध्यक्ष की तरह कीमिया का सम्मान करते थे। हाँ, सुनील के चेहरे पर अजीबोगरीबपन दिखाई दिया। कीमिया में गहरा। ठीक है, शरद ने कहा, बस हमें सीधे उसके पास ले चलो, मूल्यांकन वहां किया जा सकता है। ठीक है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद सुनील तुरंत सहमत हो गया। टक 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 टक। दरवाजे पर 2 दस्तकें। पार्थ, जो अमृत परिष्कृत करने पर केंद्रित था, तुरंत भौहें चढ़ाईं। आखिरकार, चाहे वह कीमिया हो या मार्शल आर्ट्स का अभ्यास, बाहरी दुनिया से परेशान होना हमेशा एक अप्रिय बात होती है। इस क्षण सुनील की आवाज आई। भाई पार्थ, क्या तुम एक पल के लिए बाहर आ सकते हो? मुख्यालय से कोई आया है, भाई पार्थ। पार्थ ने ये सुना और कांप गया। क्या ये पहले से ही दूसरा दिन है? उसने जल्दी से अपने बगल के फोन को उठाया, उसे चालू किया और निश्चित रूप से ये पहले से ही दूसरे दिन 9 बजे थे और यह एक नया महीना था। मैंने अध्यक्ष को गलत ठहराया। पार्थ कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने सोचा, अध्यक्ष इतने समझदार व्यक्ति होने के नाते जानबूझकर उसे अमृत परिष्कृत करते समय बाधित नहीं करेंगे, है ना? जाहिर है, ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जहां तक विक्रम और अन्य का सवाल है, वे निश्चित रूप से उसे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। चूंकि मुख्यालय से लोग यहाँ हैं, तो अमृत की यह भट्टी केवल बर्बाद हो सकती है। उसने धीरे से आह भरी। एक बार कीमिया शुरू होने के बाद इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, भले ही एक तैयार अमृत का उत्पादन किया जा सके, इसकी गुणवत्ता बहुत घटिया होगी। यह मेरी गलती है कि मैं बहुत तल्लीन था। मुझे एक अलार्म सेट करना चाहिए था। उसने खुद से सोचा, पहले से ही सामने के दरवाजे तक चल रहा था। उसने स्विच दबाया और दरवाजा खोला। उसके विचार में स्वाभाविक रूप से सुनील खड़े थे। बाद वाला उसे बाहर आते देखकर एक राहत भरा भाव दिखाया। भाई पार्थ, इन 2 बुजुर्गों को मुख्यालय द्वारा तुम्हारा आकलन करने के लिए भेजा गया है। मुझे उन्हें तुमसे परिचित कराने दो। ये वाले। पार्थ ने सुनील की निगाहों का पालन किया और शरद को देखा। बाद वाला थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ हिलाया और पार्थ को देखते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं, क्या तुम वर्तमान में अमृत परिष्कृत कर रहे हो? हाँ, पार्थ ने विनम्रता से सिर हिलाया। दोनों ने नजरें बदली। पार्थ के आचरण के प्रति कुछ हद तक चकित और सराहनीय थे। यहाँ तक कि मेरिडियन शोधन के मध्य चरण में मार्शल आर्टिस्ट भी उनसे मिलने पर भयभीत होंगे, जिसने उन्हें हमेशा असहज कर दिया था। लेकिन उनके सामने का युवक शांत रह सकता था, वास्तव में सरल नहीं। तो तुम परिष्कृत करना जारी रख सकते हो। अमृत की इस भट्टी को खत्म करने के बाद हम तुम्हारा आकलन करेंगे। शरद मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि अगर हम निरीक्षण करें तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। सुनील ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। एल्डर शरद विचारशील और धैर्यवान थे। हालांकि भाई पार्थ लंबे समय से परिष्कृत नहीं कर रहा है, देखने के लिए शायद ज्यादा नहीं है ना? पार्थ भी थोड़ा हैरान था। निरीक्षण? तो वे उसे करीब से देखेंगे। इसके साथ शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने का उसका मामला अब छिपाया नहीं जा सकता। बेशक वह मना कर सकता था।
थोड़ी देर सोचने के बाद वह मुस्कुराया, जरूर, कृपया अंदर आ जाएं, आप दोनों। यह आखिरी बार हो सकता है जब वह ऊर्जा रक्त गोली को परिष्कृत करता है, सच्ची ऊर्जा गोली को परिष्कृत करने के लिए मुड़ता है। ये पार्थ का ऊर्जा रक्त गोली परिष्करण कौशल अंततः सौंप दिया जाएगा। इसे मुख्यालय को पहले देने से अधिक प्रारंभिक बल मार्शल आर्टिस्टों को खेती करने और मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और मानव जाति का पुनरुत्थान दोनों को लाभ होगा। इस अवसर का प्रदर्शन के लिए लाभ उठाना चाहिए। जहां तक उसके असाधारण कौशल का सवाल है, इसे केवल उसकी प्रतिभा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तीनों ने नजरें बदली और अंदर प्रवेश किया और कीमिया कक्ष का दरवाजा फिर से बंद हो गया। पार्थ कीमिया भट्टी में चला गया, गर्मी को समायोजित कर रहा था। सुनील किनारे पर खड़ा था, उसका भाव अजीब था। वह कुछ गर्म शब्द कहना चाहता था लेकिन जानता था कि कीमिया बाहरी गड़बड़ी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। अगर उसके शब्दों ने पार्थ को विचलित कर दिया तो क्या होगा? वह अंत में एक लकड़ी के आंकड़े की तरह वहां खड़ा रहा। शरद और येशा बड़ी दिलचस्पी के साथ पार्थ को अमृत परिष्कृत करते हुए देख रहे थे। चूंकि वे निष्क्रिय थे, वे देख सकते थे कि यह युवक कीमिया में कितना कुशल था। यदि उसके कौशल औसत थे तो वे ऐसा कार्य करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ था और आकलन के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि उसके कौशल सभ्य थे तो वे मुख्यालय को इस युवक को वहां लाने पर विचार करने का सुझाव दे सकते थे। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और सुनील का भाव भी बदल गया, क्योंकि पार्थ का हर कदम असाधारण रूप से पेशेवर लग रहा था, एक प्रशिक्षु के बजाय कीमिया में एक मास्टर जैसा। शरद और येशा ने नजरें बदली, एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। तुम्हारा क्या विचार है? शरद ने धीरे से पूछा। मैं तब से बेहतर थी, येशा ने धीरे से जवाब दिया, कम से कम ऐसा लगता है। शरद ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मार्शल आर्टिस्टों में सभी का एक कीमिया सपना था। उसने भी एक बार अमृत परिष्कृत किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अमृत के आकार भयानक थे। येशा बेहतर थी, एक सभ्य गोली सफलता दर के साथ निम्न ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली को परिष्कृत करने में सक्षम थी। पार्थ नाम का युवक येशा से बेहतर अमृत परिष्कृत करता था। मध्य ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली पैदा करने की एक काफी संभावना हो सकती है। इतनी कम उम्र में इस चरण तक पहुंचना पहले से ही उल्लेखनीय था। बेशक ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत अटकलें थीं, आशावाद की ओर झुकती थी और वास्तविक परिणाम बाद में देखा जाएगा। कुछ और मिनटों के बाद कीमिया भट्टी के भीतर से धमाका हुआ। क्या ये हो गया है? सुनील ने सहज रूप से पूछते हुए कीमिया भट्टी पर एक नजर डाली। हाँ, पार्थ ने उस पर एक नजर डाली, फिर अपने पीछे के दो लोगों को देखा। उस मामले में कृपया कीमिया भट्टी खोलें और हमें देखने दें। शरद मुस्कुराया। ठीक है, पार्थ ने जवाब दिया, पहले से ही अध्यक्ष और दो बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा रहा था। उम्मीद है वे बहुत हैरान नहीं होंगे। बुजुर्गों, सुनील बगल में मुड़ गया, मुस्कुराते हुए, ईमानदारी से कहूं तो भाई पार्थ लंबे समय से परिष्कृत नहीं कर रहा है। अगर अमृत की गुणवत्ता औसत है तो कृपया बुरा न माने। अध्यक्ष सुनील, तुम बहुत विनम्र हो। शरद हंसे। हम सिर्फ देखने के लिए उत्सुक हैं, इसका बाद में मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्टों के आकलन से कोई लेना देना नहीं है। ये सही है अध्यक्ष सुनील, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। येशा ने सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस युवक ने परिष्करण प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक संभाला, संभवतः गुणवत्ता नहीं होगी। बातचीत रुक गई, क्योंकि हवा एक घने अमृत धूप से भरी हुई थी जिसने कुछ सांसों के भीतर पूरे कमरे को जल्दी से भर दिया। यह क्या है? क्या ये हो सकता है? तीनों ने एक साथ आगे देखा। पार्थ के हाथ में ताज़ा परिष्कृत भाप वाले अमृत थे। 10 अमृत थे, प्रत्येक एक नाखून जितना बड़ा, गोल और चमकदार, रंग में जीवंत, दूर से मजबूत ऊर्जा रक्त ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली। अगले ही सेकंड में 3 आवाजों ने एक साथ चिल्लाया। वास्तव में ये रंग, ये धूप, शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली के पास होना असंभव था। नहीं, ऐसा लगता है कि अमृत की यह पूरी भट्टी सभी शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां हैं। शरद ने अविश्वास में चिल्लाया। सभी शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां। सुनील और येशा ने प्रत्येक अमृत को देखा और तुरंत गहराई से चौंक गए। हे भगवान, क्या वे सपना देख रहे हैं या मतिभ्रम कर रहे हैं? ये पूरी भट्टी, क्या ये वास्तव में सब शीर्ष ग्रेड था? शरद का मुंह चौड़ा खुल गया। उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यालय में भी शीर्ष कीमिया मास्टर शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों से भरी एक भट्टी को हासिल नहीं कर सकते थे। आमतौर पर 10 अमृत की एक भट्टी जिसमें 3 शीर्ष ग्रेड वाले प्रभावशाली थे, आमतौर पर केवल 1 या 2 होते थे। इसलिए शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां नहीं बेची जाती थी, क्योंकि वे मुख्यालय की मांग को भी पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन पार्थ नाम का ये युवक, वह इतना कुशल कैसे हो सकता था? शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों की एक पूरी भट्टी, यहां तक कि मुख्यालय के कीमिया मास्टर्स भी उसके सामने झुक जाएंगे। तीनों की आंखें पार्थ पर चली गईं, बेसब्री से एक जवाब मांग रही थीं। हाँ, पार्थ ने शर्माते हुए मुस्कुराया, सुनील को देखते हुए, अध्यक्ष जी, वास्तव में मैं बस इसके बारे में आपसे बात करने वाला था। क्या है? सुनील का दिमाग खाली हो गया, सहज रूप से पार्थ के शब्दों का जवाब दे रहा था। मैंने एसोसिएशन के गोली सूत्र के अनुसार परिष्कृत करने के बाद देखा कि कुछ क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। सुधार के बाद गोली सफलता दर बढ़ेगी और गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। पार्थ ने समझाया। तुमने गोली सूत्र में सुधार किया? सुनील का सिर गूंज उठा। शरद और येशा बहुत बेहतर नहीं थे। वे पार्थ को घूर रहे थे, शब्दों के नुकसान पर। उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सच्चाई उनके सामने थी। हाँ, पार्थ मुस्कुराया, कुछ हद तक राहत मिली। सौभाग्य से कोई स्वर्ग ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां नहीं थी, है ना? अन्यथा मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अध्यक्ष और अन्य कितने चौंक जाएंगे। हालांकि वे पहले से ही काफी चौंक गए थे। वातावरण शांत था, सांस लेने की आवाज को छोड़कर। सुनील का शरीर कांप उठा।
वह बहुत उत्साहित था। जब पार्थ शुरू में कीमिया का अभ्यास करना चाहता था तो उसे चिंता थी कि पार्थ पैसे और समय बर्बाद कर रहा होगा, इसलिए उसने दूसरों से मदद मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से वे अनुत्तरदायी थे। लेकिन अब पार्थ की क्षमताओं ने उसे गलत साबित कर दिया। वह न केवल अमृत परिष्कृत कर सकता था, बल्कि वह शीर्ष ग्रेड वाले भी पैदा कर सकता था, और सबसे प्रभावशाली रूप से उसने गोली सूत्र में भी सुधार किया। ये खबर जब मुख्यालय को भेजी जाएगी तो निस्संदेह भारी लहरें पैदा करेगी। सूत्र को अपनाया जाएगा और अत्यधिक गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और पार्थ को विशेष प्रशिक्षण के लिए जियांगनान शहर में लाए जाने की संभावना होगी। अध्यक्ष के रूप में वह भी गर्व महसूस करेंगे। मुझे पता था कि भाई पार्थ साधारण नहीं थे। उनकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा लाखों में एक थी और उनकी कीमिया प्रतिभा भी थी। उसने खुद से सोचा, ये भूलकर कि यह वह था जिसने शरद और येशा का अभिवादन किया था। शरद और येशा, बड़े दृश्यों के आदि, जल्दी से अपने सदमे से उबर गए। भाई पार्थ, शरद का लहजा सम्मानजनक हो गया, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुमने वास्तव में सूत्र में सुधार किया और अमृत की इस पूरी भट्टी को इसके साथ परिष्कृत किया? स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में।